एपिसोड 118। इस लड़की को सबसे ज्यादा डर बलात्कार का है और लिंगजियो का वर्तमान चेहरा बहुत ही क्रूर है। घबराहट अपरिहार्य है। सौभाग्य से नीलामी समाप्त हो चुकी थी और कुछ ही देर बाद युन्या और उसके शाही चाचा वीआईपी कक्ष में पहुंच गए। अभी भी बहुत आकर्षक, अभी भी बहुत आकर्षक, अभी भी बहुत असमान। ये युन्या एक आकर्षक परी बनने के लिए ही पैदा हुई है। युवा नायक, मैंने तुम्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवाया, है न? लाल होंठ मुलायम थे और बाहर निकली सांस सुगंधित लग रही थी। लिंग जियाओ उसके पास बैठा था और एक पल के लिए विचलित हो गया था। हालांकि उसकी आत्मिक शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि वह तुरंत शांत हो गया। नहीं, मैं अभी आया हूँ। ये देखकर कि लिंग जियो उसकी सुंदरता के सामने एक पल के लिए केवल अचंभित रह गया था। युन्या मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा निराश महसूस किया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो अचानक उसके प्रति आसक्त हो जाएगा, लेकिन सुंदरता के सामने इतना शांत रह पाना, मुझे डर है कि इस व्यक्ति को जीतना इतना आसान नहीं है। वैसे राजकुमारी, मुझे अभी पता चला है कि नीलामी समाप्त हो गई है। मुझे आश्चर्य है कि फसल कैसी रही होगी। चिंता मत करो युवा नायक। युन्या हल्की से मुस्कुराए। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं, जिससे लोग सीधे देखने से डर रहे थे। कहने का मतलब कि लिंगजियो की आत्मा शक्ति बहुत मजबूत है। ऐसी बिजली की आंखों का सामना करते हुए वह अभी भी अपनी गहरी आंखों में शांत और आश्वस्त रहता है। कमीशन और करों में कटौती के बाद अभी भी 15 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर बचे हैं, जो सभी इस भंडारण रिंग में रखे गए हैं। कृपया इसे रख लें युवा नायक। 1.5 करोड़। लिंगजियो को लगा कि उसका अंकगणित खराब नहीं था, तो उसके पास 5 मिलियन और कैसे हो सकते थे। युन्या की मुस्कुराहट देखकर वह तुरंत समझ गया कि यह महिला उसे जीतने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह आध्यात्मिक पत्थर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था और इस उपकार का बदला चुकाना आसान था। सबसे बुरी बात यह थी कि वह बस कुछ गोलियां परिष्कृत कर सकता था और उन्हें यहां नीलामी के लिए रख सकता था। युन्या यही चाहती है। राजकुमारी, आपके के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भविष्य में कोई चीज नीलाम होनी है तो मैं निश्चित रूप से सबसे पहले आपके पास आऊंगा। लिंगजियो को दूसरे पक्ष के लिए एक आश्वासन माना जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद युवा नायक। युन्या और सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्हें लगा कि यह मामला मुश्किल होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी आसानी से निपट जाएगा। ऐसा लगता है कि इस युवक के पीछे खड़ा व्यक्ति अभी भी बहुत बातूनी है। आपको धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूँ महामहिम राजकुमारी, क्या आपके पास उन औषधीय सामग्रियों के बारे में कोई सुराग है जिन्हें खोजने में मदद करने का जिम्मा मैंने आपको सौंपा था? लिंगजियो ने स्टोरेज रिंग में मौजूद स्पिरिट स्टोन को सीधे अपने स्टोरेज रिंग में स्थानांतरित कर दिया और फिर लापरवाही से पूछा। युन्या की आकर्षक आंखों में थोड़ी खुशी और गर्व दिखा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, युवा नायक, आप निश्चिंत रह सकते हैं। हमारा रॉयल नीलामी घर पूरे त्यानलोंग महाद्वीप में सबसे बड़ा नीलामी घर है। अगर यह मामला नहीं किया जा सकता है तो ये बहुत शर्मनाक होगा। बोलने के बाद उसने एक और भंडारण अंगूठी निकाली और फिर लिंगजियो को तियानमाई गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सभी सामग्री निकाल ली। लिंगजियो ने देखा कि इन औषधीय सामग्रियों के 20 भाग थे, जिसका मतलब था कि यदि प्रत्येक शोधन प्रक्रिया सफल रही तो वह 20 तियानमाई गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। ये रॉयल नीलामी घर वास्तव में त्यानलोंग महाद्वीप में नंबर 1 नीलामी घर होने का हकदार है। इतने कम समय में इतनी मूल्यवान औषधीय सामग्रियों की 20 प्रतियां एकत्र की गईं। यदि उसे स्वयं इसकी तलाश करनी पड़े तो संभवतः उसे 1 या 2 महीने लग जाएंगे और वह इसे जुटा भी नहीं पाएगा। तीखा, यह अनुमान लगाया गया है कि 20 गोलियां उसे सफलता के चरण तियानमाई योद्धा के रूप में पदोन्नत करने के लिए लगभग पर्याप्त हैं। अगर कुछ बचा है तो उसे लॉन्ग चेन को दे दो। लॉन्ग चेन अब दिव्य तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र शिष्य है। यदि वह पवित्र राजवंश मार्शल आर्ट महोत्सव के फाइनल में पवित्र राजवंश के 6 युवा मास्टर्स में से एक बन सकता है, तो इस पवित्र राजवंश में संप्रदाय की शक्ति शायद फिर से स्थापित हो जाएगी। रॉयल ऑक्शन हाउस सचमुच बहुत बढ़िया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिंगजियो ने सभी औषधीय सामग्रियां एकत्र की और फिर औषधीय सामग्रियों के लिए आवश्यक 20 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को सीधे चिन्हित किया। ये आत्मिक पत्थर पर्याप्त होने चाहिए और बाकी को आपकी कड़ी मेहनत माना जाना चाहिए। इन औषधीय सामग्रियों को प्राप्त करने और कुछ निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को खर्च करने के बाद लिंगजियो बिल्कुल भी कंजूस नहीं होगा।
अप्रत्याशित रूप से यूनिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, युवा नायक, ये औषधीय सामग्रियां हमारे रॉयल नीलामी घर का दिल हैं, न कि कोई लेन देन। यदि आप हमें पैसे देते हैं तो आप हमें नीचा दिखा रहे हैं। पैसे नहीं चाहिए, लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं दूसरों पर एहसान नहीं करना चाहता। युवा नायक, चिंता मत करो, हम ये सिर्फ यह उम्मीद करने के लिए कर रहे हैं कि हम आपके साथ अधिक सहयोग कर सकें। हमारा कोई और उद्देश्य नहीं है। यूनिया वास्तव में बहुत चतुर थी और वह जानती थी कि इस समय लिंगजियो के लिए सबसे आश्वस्त करने वाली बात सच बताना था। यदि ऐसा है तो मैं आज्ञा पालन करने के बजाय सम्मानपूर्वक कार्य करना पसंद करूंगा। वैसे भी लिंग जियाओ के निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन तेज हवा से नहीं उड़े। उन्हें खर्च करने से बेहतर है कि उन्हें रखा जाए। अगर हम रॉयल ऑक्शन हाउस के साथ सहयोग कर सके तो भविष्य में औषधीय सामग्री की समस्या शायद न हो। अधिक से अधिक जो किया जा सकता है वह कि उत्पादित अमृत का एक भाग निकालकर उसे नीलामी के लिए रॉयल ऑक्शन हाउस को सौंप दिया जाए। इतने अच्छे साथी के होते हुए वह कैसे मना कर सकता था। चीजों को इकट्ठा करने के बाद लिंग जियो ने लापरवाही से एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और उसे यूनिया को सौंप दिया और कहा, इसमें सबसे अच्छा सच्चा सार अमृत है। हालांकि यह साधारण अमृत जितना अच्छा नहीं है, ये भी एक निम्न स्तर का पीला अमृत है। ये सभी सही स्तर के हैं। कुल मिलाकर 100 गोलियां। कृपया कुछ तस्वीरें लें। इन उच्च गुणवत्ता वाली सच्ची सार गोलियों लिंग जियाओ की अब कोई जरूरत नहीं है। तियानमाई योद्धाओं को तियानयुआन शक्ति की जरूरत है, इसलिए उन्हें एक नई गोली तियानयुआन गोली को परिष्कृत करना चाहिए। तियानयुआन दान का उपयोग तियानमाई, स्वर्गीय क्षेत्र और गुफा स्वर्ग के योद्धाओं द्वारा किया जाता है। औषधीय सामग्री संभवतः यहीं से प्राप्त की जानी चाहिए। चूंकि मामला ऐसा है, इसलिए पहले दूसरे पक्ष को कुछ लाभ देना उचित है। यूनिया ने चीनी मिट्टी की बोतल सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी को सौंप दी। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने चीनी मिट्टी की बोतल को अपनी नाक के नीचे रखा और उसे सूंघा और फिर उसने एक प्रसन्न नजर दिखाई, युवक, तुम वास्तव में एक अजीब आदमी हो। चिंता मत करो, तुम कभी भी आकर इस बार नीलामी में कम श्रेणी की स्पिरिट पत्थर ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे कुछ और काम करना है, इसलिए पहले मैं विदा लेता हूँ। लिंग जियो अभी भी तियानमाई गोली को परिष्कृत करने के लिए वापस जाने के लिए उत्सुक था और उसके पास यहाँ दूसरी पार्टी के साथ बातचीत करने का समय नहीं था। युवक, कृपया। यूनिया और सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी वास्तव में लिंग जियाओ को आगे ले जा रहा था। अगर पवित्र सम्राट भी आ जाता तो उसे ऐसा व्यवहार नहीं मिल पाता। वीआईपी कमरे के दरवाजे से बाहर निकलते ही लिंग जियो के कुछ कदम चलने से पहले उसने अचानक कई लोगों को इस तरफ आते देखा। ये लोग वास्तव में 12 संप्रदायों में सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे, जिनमें से 2 थे जिनगुआन त्यानजुन और ल्यान युआ। अन्य लोगों में मियाओश और त्यानजुन, सिकोंग जुवान, रक्त चाकू संप्रदाय के नेता दाओ वुमिंग और अन्य शामिल थे। वे वीआईपी कक्ष में आए। मूलतः उनका इरादा यूनिया से यह पूछना था कि वे उत्तम स्तर की असाधारण गोलियां कहां से आईं। कौन जानता था कि जब वे यहां आएंगे तो ऐसा दृश्य देखेंगे जिससे वे बेहद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। रॉयल ऑक्शन हाउस के प्रभारी व्यक्ति यूनिया वास्तव में एक किशोर की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे और वह नज़र पूरी तरह से चापलूसी करने वाली थी। ये सचमुच अविश्वसनीय है। यद्यपि यूनिया आकर्षक और मोहक है, वह निश्चित रूप से एक चंचल महिला नहीं है। इसके विपरीत सबसे बड़ी राजकुमारी के रूप में वह बहुत गर्वित है। तियानवांग संप्रदाय के प्रमुख सिकोंग जुन ने एक बार सबसे बड़ी राजकुमारी को जन्मदिन के भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन इस महिला ने मना कर दिया। हालांकि उसने चतुराई से कुछ कारण बताए, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया। वह महिला जिसने सिकोंग जुन के निजी निमंत्रण को भी अस्वीकार करने का साहस किया था, अब एक युवक का पीछा कर रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई आश्चर्यचकित था। ये समझ में आने वाली बात होगी यदि यूनिया प्रेम से अभिभूत हो गई हो और अचानक इस क्रूर दिखने वाले युवक के प्यार में पड़ गई हो। आखिरकार एक महिला के मन का अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन उसके बगल में बैठे पवित्र सम्राट के चाचा, जो त्यानलोग महाद्वीप के दूसरे स्थान के कीमियागर थे, ने भी युवक को चापलूसी भरी मुस्कान दिखाई, जिसे समझना वास्तव में कठिन था। त्यानलोग महाद्वीप पर दूसरे स्थान के कीमियागर के रूप में इस शाही चाचा की स्थिति मियाओश और त्यानजुन के बाद दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा वह शाही परिवार का सदस्य है और उसकी स्थिति बेहद महान है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उससे मिलता है, उसे अंगूठा दिखाया जाएगा। यहाँ तक कि पवित्र सम्राट भी इस बूढ़े व्यक्ति के सामने उसे आदरपूर्वक चाचा कहकर पुकारते थे।
लेकिन ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए यह अविश्वसनीय है कि एक और लड़का चापलूसी भरी मुस्कान दिखाएगा। सभी को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है या वे भ्रम में हैं। मैंने अपनी आंखें रगड़ी, लेकिन जो मैंने देखा वह अब भी वही दृश्य था। जिंगुआंग त्यानजुन, सिकोंग जुआन, मियाओशॉ त्यानजुन और अन्य लोग उस युवक को देखने से खुद को रोक नहीं पाए जिस पर ये दोनों लोग फिदा थे। वे जानते थे कि यह व्यक्ति कौन है, क्या उसका दर्जा पवित्र पुत्र से भी ऊंचा हो सकता है। लेकिन एक समस्या फिर से उत्पन्न हो गई जिससे उनके लिए इसे समझना और भी कठिन हो गया। इस युवक का साधना स्तर ऊंचा नहीं है और उसका रूप भी सामान्य है। उन्होंने उसे कभी देखा भी नहीं है। इस युवक की उत्पत्ति क्या है? सबने मेरी ओर देखा और मैंने आपकी ओर देखा, और भिक्षु जहांगीर पूरी तरह से भ्रमित हो गए। अंत में मियाओशॉ त्यानजुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और कुछ उदासीन भाव से पूछा, महामहिम, सबसे बड़ी राजकुमारी, चौथे सम्राट, क्या आप इसे दे रहे हैं? यूनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है, मैं एक सम्मानित अतिथि को बाहर भेज रही हूँ। उसने इनकार नहीं किया। सम्मानित अतिथि? सिकोंग जुआन ने व्यंग्य किया। महारानी, सबसे बड़ी राजकुमारी ने अतीत में मेरे भाई सिकोंग जुन के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। क्या ये विनम्र युवक मेरे भाई से अधिक महान हो सकता है? वह दुखी महसूस कर रहा था। इससे पहले भी उसे बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ी थी और अब ये दृश्य देखकर उसे गुस्सा आ रहा था और वह अपना गुस्सा निकालना चाहता था। सिकोंग जुआन, जब तुम बोलो तो बेहतर होगा कि तुम विनम्र रहो। दूसरे लोग सिकोंग जुन से डरते हैं, लेकिन हम नहीं। क्या तुम सच में सोचते हो कि यिन और यान क्षेत्र की साधना अजेय है? ये दुनिया बहुत बड़ी है। यूनिया ने ठंडे स्वर में कहा, इस व्यक्ति की गरिमा आपकी समझ से परे है। ये सुनकर सभी लोग और भी आश्चर्यचकित हो गए। इसका क्या मतलब है? वह कौन व्यक्ति है जिसे यह महिला सिकोंग जुन से ज्यादा सम्मान देती है? क्या वास्तव में त्यानलोंग महाद्वीप पर ऐसा कोई नंबर 1 व्यक्ति है, या यह व्यक्ति किसी अन्य महाद्वीप से है? क्या ये युहुआ संप्रदाय का वरिष्ठ व्यक्ति है? जब सभी लोग आश्चर्यचकित थे, तभी वह नाकर्षक युवक बोला। उसकी आवाज थोड़ी नर्म और थोड़ी गर्व से भरी हुई थी। जिंगुआंग त्यानजुन ने अपने सामने खड़े युवक को संदेह से देखा और पुष्टि की कि वह इस व्यक्ति को नहीं जानता। हालांकि उन्होंने फिर भी सिर हिलाया और कहा, मैं युहुआ संप्रदाय का स्वर्णिम प्रकाश स्वर्गीय भगवान हूँ। यहाँ तक कि चौथे सम्राट और राजकुमारी यूनिया भी सम्मानित लोग हैं। जिंगुआंग त्यानजुन स्वाभाविक रूप से अपमान करने की हिम्मत नहीं करता है, न ही वह अपमान करना चाहता है। युवक मुस्कुराया और बोला, आपके संप्रदाय का लिंग जियाओ बहुत अच्छा है। हम उससे कुछ समय पहले ही फुलोंग पर्वतों में मिले थे। मेरे गुरु ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसे कुछ अमृत भी दिए। ये पता चला है कि लिंगजियो के हाथ में जो उत्तम स्तर की असाधारण गोलियां थीं, वे दूसरों द्वारा दी गई थीं। जिंगुआंग त्यानजुन को अचानक एहसास हुआ, लिंग जियाओ के ऐसा कहने के पीछे वास्तव में एक कारण था। अगर लोगों को पता चल जाता कि उसने उन गोलियों को परिष्कृत किया है, तो शायद बहुत परेशानी होगी। जरूरी नहीं कि उससे निपटा जाए। यदि कोई व्यक्ति आपकी मदद करना चाहता है और यह व्यक्ति आपका परिचित है, तो क्या आप उसकी मदद करना चाहेंगे या नहीं? यदि आप एक व्यक्ति की मदद करते हैं और वहां बहुत सारे लोग हैं, तो आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी और आपके पास अभ्यास करने का समय भी नहीं बचेगा। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो इससे आपसी रिश्ते खराब होंगे। इसलिए अपनी प्रोफाइल को कम रखें और दोष लेने के लिए किसी अस्तित्वहीन व्यक्ति को गढ़ लें। यह अफसोस की बात है कि लिंग जियाओ आज यहाँ नहीं है, अन्यथा मुझे उससे मिलकर अच्छा समय मिलता। युवक थोड़ा मुस्कुराया और उसे लगा कि अब ये लगभग पूरा हो चुका है। उसने पीछे मुड़कर यूनिया और चौथे सम्राट की ओर देखा और कहा, अलविदा। आप दोनों के पास अभी भी मेहमान हैं, इसलिए और उपहार भेजने की कोई जरूरत नहीं है। बोलना समाप्त करने के बाद, इससे पहले कि यूनिया कुछ बोल पाती, उसका स्वरूप अचानक वहां से गायब हो गया। वास्तव में जो यहाँ आध्यात्मिक पत्थर और औषधीय सामग्री निकालने आया था, वह सिर्फ लिंगजियो का मार्शल सोल क्लोन था। जब तक वह इसे वापस ले लेता, ये स्वाभाविक रूप से गायब हो जाता। हालांकि दूसरों को ये पता नहीं था। इस ईश्वरीय प्रदर्शन को देखकर हर कोई अचंभित और हैरान था। जैसे ही लिंगजियो चला गया, यूनिया ने जिंगुआंग त्यानजुन को उत्साह से देखा और कहा, ये पता चला है कि यह व्यक्ति वास्तव में आपके संप्रदाय से लिंगजियो को जानता है। ये वास्तव में बहुत अच्छा है। जिंगुआंग त्यानजुन ने असमंजस में पूछा, ये युवक क्या करता है? यूनिया ने उत्साह से कहा, इस व्यक्ति के गुरु द्वारा पहले असाधारण अमृत का सही स्तर परिष्कृत किया गया था।
यदि आप उसे जानते हैं तो आपका युहुआ संप्रदाय भविष्य में धन्य हो जाएगा। क्या? ये सुनकर सभी लोग हैरान और स्तब्ध रह गए, लेकिन एक क्षण बाद उसके चेहरे का भाव फिर बदल गया। जिंगुआंग, तियानजुन और ल्यान युआ बहुत खुश थे और खुशी से झूम रहे थे। दूसरी ओर सिकोंग जुवान और अन्य लोग ईर्ष्यालु दिखे और आहें भरने लगे। चौथे सम्राट के अनुसार उस युवक के पीछे का किमियागर मियाओशॉ तियानजुन से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। मियाओशॉ तियानजुन पहले से ही तियानलोग महाद्वीप में नंबर 1 किमियागर है और उसे सभी योद्धाओं का ध्यान और प्यार प्राप्त है। यह आदमी मियाओशॉ तियानजुन से ज्यादा शक्तिशाली है। अगर वे दोस्त बन जाएं तो कैसा रहेगा? ये सोचकर सिकोंग जुवान और अन्य लोगों ने अपनी तीव्र ईर्ष्या में कुछ अनिच्छा दिखाई। कोई रास्ता नहीं है। अब युहुआ संप्रदाय रॉयल नीलामी घर द्वारा संरक्षित है। युहुआ संप्रदाय से निपटना अधिक कठिन होगा। हालांकि लिंगजियो नीलामी घर से निकल गया था और पवित्र शहर में एक अधिक दूरस्थ स्थान पर आ गया था और उसने अपना मूल स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया था। अभी जो कुछ हुआ वह उसका एक अस्थायी विचार मात्र था, ताकि युहुआ संप्रदाय का दर्जा ऊंचा किया जा सके। आपकी स्थिति जितनी ऊंची होगी और आपके पास जितने अधिक सहयोगी होंगे, दूसरों को आप पर आक्रमण करते समय उतना ही अधिक भय होगा और आप सुरक्षित रहेंगे। लिंग जियाओ, जो अपने मूल स्वरूप में लौट आया था, अपनी गति तेज कर युहुआ संप्रदाय के निवास पर लौट आया। इस समय यहाँ केवल कुछ शिष्य ही तैनात थे और बाकी को टहलने के लिए बाहर जाना चाहिए था। लिंग जियो अपने कमरे में लौट आया, कमरे के बाहर एक बैनर लगाया और फिर आत्मविश्वास के साथ औषधीय सामग्री बाहर निकाल ली। कमल बैंगनी रोशनी से चमक रहा था और उसमें 5 पंखुड़ियां थीं, जिनमें से प्रत्येक 100 वर्षों का प्रतिनिधित्व करती थी। ये 500 साल पुराना बैंगनी पत्तों वाला बर्फीला कमल था और अंदर की ठंडक बहुत ज्यादा थी। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि इसकी ऊर्जा अद्भुत थी। तियानमाय लिंगुओ देखने में बिल्कुल किले जैसा था, लेकिन वह पूरी तरह से खून से लाल था, लगभग 3 इंच लंबा था और उसमें से खून की तेज गंध काफी दूर से आ रही थी। जहाँ ये चीज आमतौर पर बढ़ती है, वहाँ साथी जानवर होंगे और साथी जानवर तियानमाय योद्धाओं की तरह मजबूत हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो यह मूल रूप से कठिन लड़ाई के बिना असंभव है। तियानमाय दान के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये तियानमाय लिंगुओ है और यह 1000 साल पुराना होना चाहिए, अन्यथा प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। जहाँ तक जुयोआन फल की बात है, ये चपटे आड़ू के आकार का होता है, केवल छोटा होता है और इसमें स्वर्ग और पृथ्वी की समृद्ध जीवन शक्ति होती है। इस चीज का कार्य तियानयुआन बल को लॉक करना है और ये तियानमाय गोली का एक आवश्यक घटक भी है। जुयुआन फल में आमतौर पर एक विशेष चमक होती है। चमक जितनी अधिक होगी, बनावट उतनी ही बेहतर होगी। लिंग जियाओ को रॉयल ऑक्शन हाउस से जो जुयुआन फल वापस मिले, वे बेहतरीन दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यूनिया ने वाकई उन पर बहुत मेहनत की थी। अंत में तियानमाय दुष्ट जानवर आंतरिक गोली, जो तियानमाय योद्धा के स्तर के बराबर है, अत्यंत शुद्ध ऊर्जा प्रकट करती है और तियानमाय गोली की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है, लेकिन इसका उपयोग करने के बाद ये दवा को अधिक प्रभावी बना सकता है। यदि आप तियानमाय पिल के उत्तम स्तर को परिष्कृत करना चाहते हैं, तो आप इस चीज के बिना नहीं कर सकते। स्वर्गीय नसों वाले एक क्रूर जानवर का एक आंतरिक अमृत प्राप्त करना मुश्किल है, लेकिन यूनिया लिंग जियाओ के लिए उनमें से 20 प्राप्त करने में कामयाब रही। ये केवल चापलूसी और खुश करने का एक हताश प्रयास था। इससे लिंग जियाओ को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। सबसे खराब स्थिति में आइए देखें कि क्या भविष्य में कुछ और तियानमाय गोलियों या तियानयुआन गोलियों को परिष्कृत करने और उन्हें नीलामी के लिए रॉयल नीलामी घर को देने का मौका है। सामग्री तैयार थी और कमरे के दरवाजे के बाहर प्रतिबंध की व्यवस्था की गई थी, इसलिए लिंग जियो ने कीमिया तैयार करना शुरू कर दिया। इस कीमिया प्रक्रिया को आसानी से बाधित नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा इसके असफल होने की बहुत संभावना है, जिससे इतनी अच्छी सामग्री बर्बाद हो जाएगी। यद्यपि यदि आपके पास पैसा है तो सामग्री खरीदी जा सकती है, लेकिन समय बर्बाद होता है, जो निश्चित रूप से लिंग जियो के लिए अच्छी बात नहीं है। जब सब कुछ तैयार हो गया तो लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली। उसके हाथ की हथेली में काली और सुनहरी लपटों का एक गोला उभरा और लपटें 1 फुट से अधिक ऊंचाई तक उठी। उसी समय घर के बीचों बीच एक नरक की भट्टी प्रकट हुई। लिंग जियाओ ने अपने हाथ में काले सोने की लौ को नरक की भट्टी में जला दिया। भट्टी तुरंत जल उठी और आग का तापमान तुरंत कमरे के तापमान को उस स्तर तक ले आया जो स्टील को पिघला सकता था। कहने का तात्पर्य कि लिंग जियो ने पहले से ही प्रतिबंध की व्यवस्था कर ली थी, अन्यथा पूरा घर जला दिया जाता।
जाना, लिंग जियो ने सबसे पहले बैंगनी पत्ती वाले बर्फीले कमल को उठाया और फिर एक विशेष तकनीक से उसे काले सुनहरे लपटों में फेंक दिया। जैसे ही नरक की ड्रैगन अग्नि जली, बैंगनी पत्ती वाला बर्फीला कमल राख में नहीं बदला, बल्कि बर्फ सफेद मोती के रूप में संघनित होकर नरक की भट्टी में लुढ़कने लगा। मोतियों पर तेज ठंडी हवा चलती है और इतने अधिक तापमान में भी आप हल्की ठंडक महसूस कर सकते हैं। लिंग जियाओ ने अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग नरक ड्रैगन आग के तापमान और आकार को ठीक से नियंत्रित करने के लिए किया। कीमिया बनाना केवल सामग्री को फेंकने और फिर खत्म करने के बारे में नहीं था। प्रत्येक चरण के लिए अलग अलग लौ के आकार और तापमान की आवश्यकता होती है। यदि तापमान अधिक हो तो औषधीय पदार्थों का नष्ट होना आसान है। यदि तापमान कम है तो कीमिया अनिवार्य रूप से विफल हो जाएगी। मुझे डर है कि लिंग जियो के अलावा, जिसके पास पहाड़ और नदी की मार्शल भावना है, दुनिया में कोई और इस तरह का सटीक नियंत्रण हासिल नहीं कर सकता है। जब सभी बैंगनी पत्ती वाले बर्फ के कमल पूरी तरह से बर्फ सफेद मोतियों में संघनित हो गए, तो लिंग जियो ने त्यानमाय आत्मा फल को फेंकने से पहले एक गहरी सांस ली। सामग्री जितनी अधिक होगी, ज्वाला को नियंत्रित करना उतना ही कठिन होगा, क्योंकि आपको न केवल पिछली औषधीय सामग्रियों का ध्यान रखना है, बल्कि अभी जोड़ी गई औषधीय सामग्रियों का भी ध्यान रखना है। त्यानमाय स्पिरिट फल एक तरल खोल में बदल गया और बर्फ सफेद मोतियों को एक एक करके लपेट लिया, जिससे त्यानमाय गोली का प्रोटोटाइप बन गया। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। लिंग जियाओ के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें पहले से ही बन रही थी। ये प्रक्रिया वाकई बहुत कठिन थी। उसे भी बहुत दबाव महसूस हुआ। आखिरकार यह उसका पहला मौका था। शायद भविष्य में अनुभव के साथ यह आसान हो जाए, लेकिन पहली बार ऐसा काम करना कितना कठिन है, इसकी कल्पना की जा सकती है। ये देखकर कि आग लगभग बुझ चुकी थी, लिंग जियो ने जुयुआन फल को नरक की भट्टी में डाल दिया। उसके बाद आकाश के भयंकर जानवर के आंतरिक अमृत को भी डाल दिया। विभिन्न प्रकार की औषधीय सामग्रियों को लगातार और बार बार जलाया जाता है और नरक की भट्टी में अमृत का प्रारूप चपटे आड़ू के आकार से सिकुड़ता रहता है। अंततः ही केवल मटर के दाने के बराबर ही रह जाता है। सभी अशुद्धियों और अनावश्यक अवयवों को लिंग जियो ने एक लौकी का उपयोग करके बाहर निकाल दिया और एकत्र किया। त्यानमाय गोली में अप्रयुक्त सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। यदि आप अन्य गोलियों का उपयोग करते हैं तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। उन्हें फेंकना दुखद होगा। जब लिंग जियाओ अमृत को परिष्कृत कर रहा था तो एक आकृति हमेशा कमरे के ऊपर मंडराती रहती थी, जो कमरे में लड़के की हर हरकत को प्यार से देखती रहती थी। ये व्यक्ति चांद लड़की है, यहाँ तक कि वह भी लिंग जियो की सुंदर हरकतों से मंत्रमुग्ध थी। रुके, मैं अपने हृदय में इसकी प्रशंसा किए बिना न रह सका। वह दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यहाँ रुकी थी। आखिरकार, हालांकि लिंग जियो द्वारा लगाए गए प्रतिबंध भयानक थे, लेकिन वे मजबूत लोगों के लिए कुछ भी नहीं थे। मुझे एक अद्भुत कीमिया नाटक देखने की उम्मीद नहीं थी। लगभग 1 घंटे बाद लिंग जियो ने अचानक नरक की भट्टी में नरक ड्रैगन की आग डालना बंद कर दिया और इसके बजाय एक हथेली से भट्टी का ढक्कन खोल दिया। अचानक पूरे कमरे में खुशबू फैल गई और चमकदार लाल रोशनी आसमान में फैल गई। प्रतिबंध के कारण ये रोशनी रुक गई और फिर वापस लौटकर गोलियों में विलीन हो गई। 20 त्यानमाय गोलियां, सभी सफल। प्रत्येक आकृति गोल गोल है, अत्यंत सुंदर है तथा औषधीय प्रभाव पूर्णतया उत्तम है। ये लिंग जियो का कीमिया कौशल है और किसी और के लिए इसे हासिल करना असंभव होगा। उसने राहत की लंबी सांस ली। लिंग जियाओ ने चीनी मिट्टी की बोतल में 20 त्यानमाय गोलियां डालीं। उसकी नाक की नोक थोड़ी सी हिली और अजीब सी खुशबू उसकी नाक में घुस गई, जिसने उसे तुरंत ऊर्जावान बना दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बार परिष्कृत की गई त्यानमाय गोली सच्चे दानव निषिद्ध भूमि से प्राप्त की गई गोली से अधिक परिपूर्ण है। हालांकि सच्चे दानव निषिद्ध भूमि में अनुभव के बिना वह त्यानमाय गोली को परिष्कृत करने की विधि नहीं जान पाता। वर्तमान शोधन विधि की तो बात ही छोड़िए। लिंग जियो अपने आप को रोक नहीं सका, लेकिन मन ही मन वह उपहास करने लगा, क्योंकि उसे पूर्व संत पुत्र का अभिमानी और असभ्य भाव याद आ गया था। आपके पास मियाओशा त्यानजुन है जो आपके लिए गोलियां परिष्कृत कर सकता है, लेकिन आप नहीं जानते कि वह जो गोलियां परिष्कृत करता है वे उतनी परिपूर्ण नहीं हो सकती जितनी मैं स्वयं परिष्कृत करता हूँ। रुको, हम जल्द ही मार्शल आर्ट फेस्टिवल के फाइनल में मिलेंगे और मैं आपको बता दूंगा कि दूसरों की नज़र में संत पुत्र, मेरी नज़र में तो तुम एक राजकुमारी हो जो कुएं में बैठकर आसमान की ओर देखती रहती है और दिखावा करती रहती है। त्यानमाय गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के बाद लिंग जियाओ ने इसे लेने और तुरंत अभ्यास करने का विकल्प नहीं चुना।
हालांकि अब समय कम है, वह थोड़ा अधीर भी है, लेकिन गोली को परिष्कृत करने के बाद उसने बहुत सारी शारीरिक शक्ति खर्च कर दी है। अपनी वर्तमान स्थिति में यदि वह जल्दबाजी में आगे बढ़ने का विकल्प चुनता है तो विफलता लगभग निश्चित है। तियानामाई योद्धा स्तर पर प्रत्येक सफलता के लिए पूर्ण प्रयास की आवश्यकता होती है और शरीर और मन को एक परिपूर्ण अवस्था तक पहुंचना चाहिए। अब उसके लिए ऐसा होना निश्चित रूप से संभव नहीं है। लिंग जियो अपने लिए अनावश्यक जोखिम पैदा नहीं करना चाहता। वह वहीं पर पैर मोड़कर बैठ गया, अपनी ताकत वापस पाने के लिए एक गोली निगल ली और आराम करने लगा। मूल रूप से यूनू चिंतित थी कि लिंग जियो चिंतित था और उसे मनाना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह चिंता पूरी तरह से अनावश्यक है। लिंग जियाओ का दृढ़ संकल्प इतना मजबूत था कि वह स्वर्ग के दायरे को तोड़ने के प्रलोभन का सामना कर सकता था। इस दृढ़ संकल्प ने उसे इस छोटे लड़के की और भी अधिक सराहना करने के लिए प्रेरित किया। उसकी नज़र मार्शल आर्ट फेस्टिवल के फाइनल के मैदान पर पड़ी, जो हवा में तैरता हुआ एक मंच था और अब उसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। रुके, ये बच्चा निश्चित रूप से आप सभी को चकित कर देगा। हल्की मुस्कान के साथ यूनू लिंग जियो की रक्षा के लिए सफेद बादल पर लेटी रही। लगभग आधे घंटे बाद लिंग जियाओ को लगा कि उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति दोनों ही अपने चरम पर पहुंच गई है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, चीनी मिट्टी की बोतल में 20 तियानामाई गोलियों को देखा और उनमें से एक को उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। हालांकि वह सोचता था कि अगर वह एक ही सांस में 20 गोलियां खा ले तो भी वह ठीक रहेगा, लेकिन वह जोखिम नहीं लेना चाहता था क्योंकि वह चीजों को चरणबद्ध तरीके से लेना पसंद करता था। इन्हें एक एक करके धीरे धीरे लेने से इन्हें पचाना और अवशोषित करना आसान हो जाएगा। पवित्र शहर, जहां युहुआ संप्रदाय रहता था, एक धुंधली धुंध ने इस जगह को पूरी तरह से ढक लिया। साधारण योद्धाओं को इस धुंध में कुछ विशेष महसूस नहीं हुआ। केवल सिकोंगजुन, तियानवांग संप्रदाय के नेता जो यिनयान क्षेत्र में थे, और पवित्र सम्राट ही इस धुंध की भयावहता को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। इसने वास्तव में इस स्थान और बाहरी दुनिया के बीच संबंध को अवरुद्ध कर दिया। क्या ये युहुआ संप्रदाय का बच्चा है जो घुसपैठ कर रहा है? सिकोंगजुन ने भौहें सिकोड़कर पूछा। हो सकता है, लेकिन अगर वह तियानरेन दायरे में घुस भी जाए तो क्या फायदा? यिक्सियांटियन दायरे का एक योद्धा हमारी योजना के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता, पवित्र सम्राट ने हल्की से कहा। ये सच है। संत मिंगकोंग को 3 महीने पहले ही आकाश के क्षेत्र में पदोन्नत किया गया था, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं था। संत मिंगकोंग को इस बच्चे से निपटने देना ही काफी है। संत का नाम जी मिंगकोंग है। जब वह चेन नानकसिंह को न्याय दिलाने में मदद करने के लिए युहुआ संप्रदाय में गया तो वह वास्तव में पहले से ही स्वर्ग और मनुष्य के क्षेत्र में एक योद्धा था। ये सिर्फ इतना है कि सिकोंगजुन द्वारा दिए गए विशेष जादुई हथियार के नीचे उसकी ताकत छिपी हुई थी। यही कारण है कि जी मिंगकोंग ने उस दिन लिंग जियो के साथ जुआ खेलने का साहस किया। इतने कम समय में उसे विश्वास नहीं था कि लिंग जियो स्वर्ग और मनुष्य के दायरे को तोड़ सकता है। लिंग शियाओ के कमरे में शुभ हवा बहती रही। एक और तियानामाई गोली लिंग जियाओ के मुंह में डाल दी गई। ये 10वीं तियानामाई गोली है जो उसने ली है। जादुई खुशबू ने पूरे कमरे को भर दिया, जिससे लोगों के मुंह में पानी आ गया। 10वीं तियानामाई गोली उसके पेट में चली गई और उसके पेट में गर्म सांस फैल गई। बस एक पल में गोली पिघल गई और प्रचुर और शुद्ध ऊर्जा उसके पेट से उसके शरीर के चारों ओर फैल गई। लिंग शियाओ का शरीर अचानक कांप उठा। यह एक बड़ी सफलता लगती है। शांत चेहरे के नीचे लिंग जियो के हाथ नाचते रहे, 12 स्वर्ण कमल और त्यानेवान जुवानगोंग का आग्रह करते रहे। छाती जो पहले तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, धीरे धीरे शांत हो गई और अधिक लयबद्ध तथा स्थिर हो गई। शरीर में मौजूद असली ऊर्जा एक ड्रैगन की तरह लग रही थी जो तियानामाई गोली में मौजूद शुद्ध औषधीय शक्ति को चबा रहा था और उसे तेजी से परिष्कृत करना शुरू कर दिया। छोटे से कमरे में अचानक सांसें तेज हो गईं। खिड़कियां और दरवाजे स्पष्ट रूप से बंद थे, लेकिन घर में तेज हवा चल रही थी और ये तेज हवा शुद्ध ऊर्जा निकायों से बनी थी। क्योंकि यह प्रतिबंध द्वारा अवरुद्ध था, ये ऊर्जाएं बच नहीं सकी और वे सभी लिंग जियो के शरीर में समा गईं। सच्ची ऊर्जा, त्यानेयुवान बल और औषधीय शक्ति एक साथ उलझी हुई थी। सभी एक दूसरे को नष्ट करना चाहती थी और सबसे मजबूत को छोड़ना चाहती थी। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा और उसके शरीर में ऊर्जा की पागल लड़ाई ने उसे अपने आंतरिक अंगों को फाड़ने का दर्द महसूस कराया। लेकिन सौभाग्य से उन्होंने वुमाई क्षेत्र के बाद से अपने शरीर की खेती पर बहुत ध्यान दिया और अब उनके आंतरिक अंग और मेरिडियन दोनों मजबूत और सख्त हैं।
विशेष रूप से नवगठित तियानमाई प्रोटोटाइप, इसकी कठोरता तियानरेन क्षेत्र के योद्धाओं से कम नहीं है। यद्यपि यह बहुत दर्दनाक था, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। एक लड़ाई के बाद सबसे कम तियानेवान बल ने एक पूर्ण लाभ उठाया, झेनवान बल और दवा बल को लपेट लिया और खुद को अवशोषित और मजबूत करना शुरू कर दिया। लिंग शियाओ के शरीर में तियानेवान बल नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से बढ़ रहा था। इस दृश्य ने आकाश में चांद लड़की को आश्चर्यचकित और चिंतित कर दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि लिंग शियाओ की सफलता की गति इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही उसे पूर्ण चरण में तियानमाई योद्धाओं के दायरे में पदोन्नत कर दिया गया था। चिंता की बात यह थी कि शक्ति वृद्धि की इतनी भयावह गति से शरीर पर पड़ने वाले बोझ की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। शोधन लगातार चल रहा था। जब औषधि शक्ति लगभग समाप्त हो जाती थी तो लिंग शियाओ औषधि शक्ति को फिर से बढ़ाने के लिए एक तियानमाई गोली निगल लेता था। इस समय इन औषधि शक्तियों को अवशोषित करने के लिए तियानेवान बल को खुद को मजबूत करना जारी रखना चाहिए। इस तरह जब 15वीं तियानमाई गोली पेट में प्रवेश करती है तो लिंग शियाओ के शरीर में पहले से ही लगभग 70% तियानेवान बल होता है, जो कि उसके द्वारा अपेक्षित तियानेवान बल से बहुत अधिक होता है। जब तियानेवान बल मजबूत होता है तो यह औषधीय शक्ति को ठीक से अवशोषित नहीं करेगा। इस समय लिंग जियो ने आखिरी 5 तियानेवान गोलियां एक ही घूंट में निगल लीं। औषधीय शक्ति तेजी से बढ़ गई और तियानेवान बल लगभग पीछे हटने लगा, इसलिए उसे अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध करना पड़ा। आप पहले से ही एक सफल तियानमाई योद्धा हैं, यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? लिंग जियो, आप इन ऊर्जाओं को बढ़ने नहीं दे सकते, अन्यथा आपका शरीर फट जाएगा। यू नू ने उत्सुकता से लिंग जियो को याद दिलाया। यू नू की आवाज सुनकर लिंग जियाओ, जो दर्द के कारण लगभग बेहोश हो रहा था, उसके दिल में अचानक गर्माहट महसूस हुई। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उसकी प्रिय महिला उसके साथ थी। अगर वह मर भी जाती तो भी उसे कोई अफसोस नहीं होता, लेकिन वह अभी नहीं मर सकता था। चिंता मत करो बहन यू नू, मैं इस अवसर का लाभ उठाकर एक ही झटके में तियानरेन क्षेत्र को तोड़ना चाहता हूँ और तियानमाई को पूरी तरह से संघनित करना चाहता हूँ। लिंग जियाओ एक लापरवाह व्यक्ति नहीं है। जब उसने 5 तियानमाई गोलियां निगल लीं तो वह पहले से ही एक सफलता के लिए तैयार था। तियानमाई योद्धा तियानरेन क्षेत्र में प्रवेश करने के संक्रमण चरण में है और संचय चरण में भी है। इसलिए यदि कोई सफलता मिलती भी है तो वह अचानक नहीं होगी, बल्कि बहुत सहज होगी और इससे शरीर पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। आखिरकार शरीर ने तियानेवान बल के अनुकूल खुद को ढाल लिया है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा लड़का, आगे बढ़ने की चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ और तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यू नू आश्चर्यचकित हुई और उसने जोर से सिर हिलाया, जिससे लिंग जियो को पूर्ण आश्वासन मिला। धन्यवाद बहन यू नू। एक गहरी सांस लेते हुए लिंग जियो ने दोनों हाथों से एक अजीब सी हाथ की मुहर बनाई, जैसे कि एक खिलता हुआ कमल। वह 12 स्वर्ण कमल सूत्र के अभ्यास के लिए एक विशेष हस्त मुद्रा थी। वह इस अवसर का लाभ उठाकर 12 स्वर्ण कमल सूत्र के क्षेत्र को फिर से सुधारना चाहता था। केवल जब आंतरिक शक्ति और मानसिक विधि के क्षेत्र में सुधार होता है, तभी साधना अधिक सुचारू रूप से आगे बढ़ सकती है। आखिरकार वे एक दूसरे के पूरक हैं। हालांकि लिंग जियाओ ने कभी भी असाधारण क्षेत्र से स्वर्गीय क्षेत्र में जाने की प्रक्रिया का अनुभव नहीं किया है, लेकिन उसके मार्शल सोल क्लोन ने पहाड़ों और नदियों की दुनिया में सैकड़ों बार इसका प्रदर्शन किया है। लिंग जियाओ इस सफलता प्रक्रिया में आने वाली परेशानियों और संकटों से अच्छी तरह वाकिफ है। तो अब वह बिना किसी अजीब या तनाव के पूरी तरह से सहजता से आगे बढ़ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कोई स्वर्गीय योद्धा फिर से आगे बढ़ रहा हो। जैसे जैसे उसके हाथों के बीच 6 पंखुड़ियों वाला कमल धीरे धीरे आकार लेता गया, लिंग जियाओ के शरीर में तियानमाई भी धीरे धीरे कमल के आकार में बदल गई। पत्तियों और प्रकंदों में शिराएं लिंग जियाओ की अपनी मध्याह्न रेखाओं से जुड़ गईं, जिससे एक आदर्श चक्र बन गया। जल्दी करो, अपने तियानेयुवान जुवान गोंद का उपयोग करके अपनी शेष वास्तविक ऊर्जा और औषधीय शक्ति को तियानेयुवान शक्ति में पूरी तरह से बदल दो। याद रखो, यदि तुम असफल हो गए तो तुम्हारी तियानमाई गोलियां बर्बाद हो जाएंगी और तुम्हारी साधना आधे कदम वाले तियानजुन क्षेत्र में वापस चली जाएगी। आखिरकार यू नू एक अनुभवी व्यक्ति है और वह इन चीजों के बारे में बहुत स्पष्ट है। महत्वपूर्ण क्षणों में दी गई चेतावनियां सभी महत्वपूर्ण हैं। लिंग जियो ने यू नू को जवाब नहीं दिया क्योंकि उसके पास जवाब देने का समय नहीं था, लेकिन उसने युएनवर द्वारा दी गई याद को स्वीकार कर लिया। केवल सफलता की अनुमति है, असफलता की नहीं। अब यही उनका एकमात्र विश्वास है।
कमल सघन होने लगा और अधिक वास्तविक होता गया, मानो वह अपने शरीर के अंदर कमल लेकर पैदा हुआ हो। बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित हुई और तियानयुआन जुआनगोंग ने शेष ऊर्जा को पूरी तरह से तियानयुआन बल में बदलने के लिए कड़ी मेहनत की। आत्मिक शक्ति से प्रेरित होकर पहले तो सब कुछ सुचारू रूप से चला। हवा की पंखुड़ियां, बारिश की पंखुड़ियां, गड़गड़ाहट की पंखुड़ियां, बिजली की पंखुड़ियां और धुंध की पंखुड़ियां जल्दी ही बन गईं। हालांकि चून की छठी पंखुड़ी एक नई दिव्य शक्ति है जिसे अभी अभी समझा गया है, इसलिए इसे संक्षिप्त करना बहुत कठिन है। जल्दी करो और छठी पंखुड़ी की विशेषताओं का फैसला करो, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। चंद लड़की ने आग्रह किया। आसमान में पूरे पवित्र शहर पर एक चमकीला सूरज चमकता है। भले ही कमरे को एक प्रतिबंधित स्क्रीन द्वारा संरक्षित किया गया हो, फिर भी बाहर से सूरज की रोशनी अंदर आ रही है। धूप की ये किरणें देखकर लिंग जियाओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये तुम हो यांग झिजियान। यांग सूर्य की रोशनी का प्रतिनिधित्व करता है जो सभी चीजों के विकास के लिए आवश्यक है, और यह प्रचंड गर्मी और विनाश का भी प्रतिनिधित्व करता है। एक बार निर्णय हो जाने पर छठी पंखुड़ी का संघनन बहुत सरल हो जाता है। लिंग जियाओ की आत्मिक शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि सूर्य की खगोलीय घटना को संघनित करते समय वह अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करके पतली हवा से पृथ्वी पर चमकते लाल सूर्य का दृश्य बनाने में सक्षम था, जिससे उसकी समझ की सफलता में तेजी आई। जब छठी पंखुड़ी पूरी तरह से संघनित हो जाती है तो लिंग जियो की स्वर्गीय नसें मूल रूप से अंतिम रूप ले लेती हैं। 12 स्वर्ण कमल तकनीक छठे स्तर तक पहुंच गई है। ये पर्याप्त नहीं है। स्वर्गीय क्षेत्र की बाधा बहुत मजबूत है, हमें इसे तोड़ना होगा। यूनू ने आग्रह किया। लिंग जियो ये भी महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत पूरी तरह से यिक्सियांटियन क्षेत्र की आवश्यकताओं तक पहुंच गई थी, लेकिन यिक्सियांटियन क्षेत्र के रास्ते में उसे एक बाधा का सामना करना पड़ा। इस समय चाहे कुछ भी हो, यह मुझे पदोन्नत होने से नहीं रोक सकता। लिंग जियाओ ने ठंडी सांस ली और उसके पीछे प्राचीन नरक ड्रैगन की छवि दिखाई दी। उसकी सारी आत्मा शक्ति विनाश की इच्छा में एकीकृत हो गई और वह बाधा से टकरा गया। टकराना, टकराना, भयावह आत्मा शक्ति और सब कुछ नष्ट करने की विनाशकारी इच्छा शक्ति, चाहे बाधा कितनी भी कठिन क्यों न हो, लिंग जियो की सफलता को रोक नहीं सकती। उसके शरीर में अचानक एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। मोटी बाधा पूरी तरह से ढह गई, शक्ति पूरी तरह से बाहर निकल गई और लिंग जियो की साधना पूरी तरह से नए क्षेत्र में प्रवेश कर गई। प्लॉप लिंग जियाओ जमीन पर लेट गया, क्योंकि वह थक गया था और इसलिए भी कि सब कुछ खत्म हो गया था। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और वह भारी सांस ले रहा था, लेकिन उसका चेहरा विजेता की प्रसन्न मुस्कान से भरा हुआ था। हा 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 हा। उन्मत्त हंसी और तेज हो गई। इसमें कड़वाहट है, उत्तेजना है तथा राहत की सांस लेने का एहसास है। लिंग जियाओ के मुंह में एक रिकवरी पिल डाली गई। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि उसका शरीर एक निश्चित स्तर पर वापस आ गया है और फिर वह अपने पहले से ही दर्द वाले हाथों के साथ बैठ गया। आत्मा शरीर के भीतर देखती है। ये कुछ हिस्सा है जो सभी पारलौकिक क्षेत्र के योद्धा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आत्मा की शक्ति अलग है, इसलिए स्पष्टता भी अलग है। आत्मिक शक्ति छाती में स्थान खोजती है। वहां 6 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल था। उसका पूरा शरीर लगभग पारदर्शी रंग का था, जो लिंग जियाओ के शरीर के साथ पूरी तरह से मेल खाता था। ये कमल का फूल उसकी स्वर्गीय शिरा है, वह मूल जो त्यानेवान शक्ति उत्पन्न करता है और संग्रहित करता है। यद्यपि यह कमल का फूल पिछली 9 मार्शल आर्ट शिराओं की तुलना में बहुत छोटा है, शायद केवल 10वां हिस्सा, इसमें ऊर्जा की तीव्रता पिछले वाले की तुलना में 10 गुना है। त्यान युआन शक्ति और सच्ची युआन शक्ति में केवल एक शब्द का अंतर है, लेकिन वे सार रूप में बहुत भिन्न हैं। त्यान युआन बल की ताकत निश्चित रूप से सच्चे युआन बल से तुलनीय नहीं है। आत्मा की शक्ति त्यान युआन शक्ति को नियंत्रित करती है और मेरिडियन के साथ पूरे शरीर में प्रसारित होने लगती है। पहले तो ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ एक प्राकृतिक पारस्परिक क्रिया की तरह हो जाता है। किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है और सब कुछ चल रहा होता है। लिंग जियो ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी गहरी आंखों में 2 अजीब कमल दिखाई दिए और वे लंबे समय तक गायब नहीं हुए। क्या ये स्वर्गीय क्षेत्र का साधना स्तर है? लिंग जियाओ को अविश्वसनीय महसूस हुआ। इस बार उन्होंने अभ्यास किया। उन्होंने मूल रूप से केवल यही सोचा था कि यह एक सफल मंच स्वर्गीय शिरा योद्धा के दायरे को तोड़ने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से परिस्थितियों के एक अजीब संयोजन से वह एक ही झटके में बाधा को पार कर गया और स्वर्गीय क्षेत्र में योद्धाओं की श्रेणी में शामिल हो गया। यह एक सुपर लेवल का सुधार है
जो पहले से बिल्कुल अलग है। ऊपर से नीचे तक पूरे व्यक्ति का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया लगता है। हाँ, ये स्वर्ग और मानवता का क्षेत्र है, आप सफल हुए। यूनू मुस्कुराए और बोली, तुम बहुत पागल हो। तुमने वास्तव में खुद को बचाने के लिए सबसे खतरनाक स्थिति का फायदा उठाया। लिंग जियाओ ने हंसते हुए कहा, बहन यूइनव, क्या आप मुझे अधिक पसंद करती हैं? अब मैं आपके और करीब आ रहा हूँ। इस समयावधि के दौरान यूइनव के साधना स्तर में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ है, इसलिए उसके और यूइनव के बीच शक्ति का अंतर बढ़ता जा रहा है। हालांकि वह बहुत खुश था कि यूनू उसकी रक्षा कर सकती है। एक पुरुष के रूप में वह हर समय एक महिला को अपनी रक्षा करने नहीं दे सकता था। वह जितनी जल्दी हो सके यूनू के दायरे में घुसना चाहता था और फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी महिला की रक्षा करना चाहता था। ठीक है, मैं भी इसका इंतजार कर रहा हूँ। चंद लड़की मधुर मुस्कान के साथ मुस्कुराई। मार्शल आर्ट फेस्टिवल के फाइनल से पहले के आखिरी 2 दिनों में लिंग जियाओ कहीं नहीं गया। वह अपनी साधना को मजबूत करने के लिए अपने निवास पर ही रहा। सुपर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं है तथा इसमें लगने वाला समय भी तेजी से बढ़ता जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं हुई। उसके शरीर में मूल ऊर्जा पूरी तरह से त्यानयवान बल में परिवर्तित हो जाने के बाद सभी चालों की शक्ति 10 गुना से अधिक बढ़ गई, जो कि बस भयानक था। वह निश्चित रूप से एक ही चाल से त्यानमय योद्धा के स्तर से नीचे के लोगों को आसानी से मार सकता है, जिससे दूसरे पक्ष के पास कोई मौका नहीं बचेगा। मार्शल आर्ट फेस्टिवल के फाइनल के दिन लिंग जियो अभी अभी एकांतवास से बाहर आया था। भाई लिंग, आप एकांतवास से बाहर क्यों आए? हमें चिंता थी कि आप फाइनल मिस कर देंगे। जैसे ही वह कमरे से बाहर आया, उसने लिंग हाओ का चिंतित चेहरा देखा। अंतिम मैच दोपहर में आयोजित करने पर सहमति बनी थी। दोपहर होने में अभी कुछ समय है। चिंता मत करो, क्या संप्रदाय के सभी लोग चले गए हैं? लिंग जियो ने पाया कि घर खाली लग रहा था। खैर, ऐसा कहा गया था कि फाइनल से पहले आक्रमण की ताकत का परीक्षण करने के लिए एक खेल था। उन सभी ने कहा कि वे रोमांच देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ आपका इंतजार करते हुए छोड़ दिया। लिंग हाओ को देखकर थोड़ी चिंता हो रही थी। आखिरकार वह एक बच्चा था, इसलिए ये तो तय था कि उसे मौज मस्ती पसंद होगी। लिंग जियाओ को भी यह उत्साह पसंद आया, इसलिए उसने थोड़ा सा सामान समेटा और लिंग हाओ के साथ अंतिम स्थल पर चला गया। आमतौर पर फाइनल शुरू होने से पहले हमेशा कुछ मिनी गेम होते हैं, जैसे कि आक्रमण शक्ति का परीक्षण या ताकत का परीक्षण आदि। यह आधिकारिक तौर पर अनिवार्य नहीं है, लेकिन योद्धाओं को यह मजेदार लगता है, इसलिए वे इसे आजमाएंगे। जब वे दोनों फाइनल वेन्यू के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रवेश द्वार के बाहर एक बहुत बड़ा खंभा खड़ा है। वहां बहुत सारे लोग जमा थे और लगातार शोर हो रहा था। नहीं, मेरी आक्रमण शक्ति केवल 70 बत्तियां जला सकती है। क्या ये झूठ है? आप संतुष्ट रहें, मैंने केवल 69 दीपक जलाए हैं, जो आपसे कम है। इसमें संदेह मत करो। हालांकि यह कोई आधिकारिक अनिवार्य परीक्षण स्तंभ नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इसे पवित्र राजवंश की स्थापना से पहले यहाँ रखा गया था। ये प्राचीन काल में एक राक्षस राजा का हथियार है। इन लोगों की चर्चा सुनकर लिंग जियाओ ने ऊपर देखा। यह एक ऐसा खंभा है जो 100 मीटर ऊंचा है। हर मीटर पर हमले की तीव्रता का पता चलेगा और फिर तेज रोशनी निकलेगी। सुनहरी रोशनी बहुत ही आकर्षक है। दूसरे शब्दों में, यदि सभी लाइटें चालू हैं, तो इसका मतलब है कि 100 लाइटें हैं। इस दृष्टिकोण से अभी अभी बात करने वाले 2 लोगों की हमला शक्ति खराब नहीं है। मेरी तरफ देखो। हाँ, जैसे ही लिंग जियाओ और लिंग हाओ अंदर जा रहे थे, एक और युवा गुरु विशाल तांबे के स्तंभ के सामने खड़ा था। टकराना। जैसे ही उसने तांबे के खंभे पर मुक्का मारा, तांबे के खंभे से तुरंत एक चमकदार रोशनी निकली। 79। ये युद्ध शक्ति वास्तव में शक्तिशाली है। यदि आप 70 दीप जला सकते हैं, तो आप एक स्वर्गीय शिरा योद्धा हैं। ये सही है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह तांबे का खंभा केवल शुद्ध हमले की ताकत का परीक्षण करता है। वास्तव में उन्हें गलतफहमी है। वे नहीं जानते कि इस जादुई हथियार ने कौन सा जादुई घेरा स्थापित किया है। हमले के बाद जो परीक्षण किया जाता है वह व्यापक मुकाबला शक्ति है, जिसमें रक्षा शामिल है। सच्चा सार और हमला सभी का एक ही समय में परीक्षण किया गया था। क्या होगा अगर कोई अपनी ताकत छुपाए? इसे छिपाने से निश्चित रूप से परीक्षण अवास्तविक हो जाएगा, लेकिन क्या यह आवश्यक है? वरिष्ठ भाई लिंग, मुझे प्रयास करने दो। लिंग हाओ को यह दिलचस्प लगा और उसने अपना पैर तांबे के खंभे पर रख दिया। 65 लाइटें बुरी नहीं।
लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। लिंग हाओ की साधना का स्तर अभी त्यानमाय योद्धा के स्तर का नहीं है और पैसक दीपक जला पाना पहले से ही बहुत दुर्लभ है। इसके अलावा लिंग जियो महसूस कर सकता है कि इस बच्चे ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया है। हाँ, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है, इसमें अपनी पूरी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पवित्र शहर में ऐसी दिलचस्प चीजें होंगी, चलो मैं भी कोशिश करता हूँ। आवाज सुनकर लिंग जियो ने पीछे देखा और पाया कि जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा था वह ली जुएफेई था, जो सफेद कपड़े पहने हुए स्नो माउंटेन संप्रदाय का एक शिष्य था। ये व्यक्ति इस मार्शल आर्ट महोत्सव के फाइनल में सबसे लोकप्रिय व्यक्तियों में से एक है और वह पवित्र राजवंश के छठे राजकुमार के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य है। टकराना, सुनहरी रोशनी की चमक, हे भगवान, ये तो रिकॉर्ड तोड़ने वाली संख्या है। ये वास्तव में 90 लाइट्स है। तांबे के खंभे कुल मिलाकर केवल 100 मीटर ऊंचे हैं और वे सभी 90 मीटर के नीचे सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहे हैं और वे बहुत सुंदर दिखते हैं। वह वास्तव में सबसे युवा प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। इस व्यक्ति की साधना संभवतः एक पूर्ण अवस्था त्यानमाय योद्धा के स्तर तक पहुंच गई है और उसके शरीर में त्यानवान शक्ति लगभग 90% तक संघनित हो गई है। लिंग जियाओ ने अब साधना में सफलता प्राप्त कर ली है और उसकी दृष्टि पहले से अधिक मजबूत है। शानहे मार्शल स्पिरिट की विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ वह आसानी से ली जुएफेई की ताकत का अंदाजा लगा सकता है। स्नो माउंटेन संप्रदाय को इस बार मार्शल आर्ट महोत्सव के फाइनल में अच्छा परिणाम मिलना चाहिए। हाँ, ये जादुई हथियार बहुत अद्भुत है। हर क्षेत्र में योद्धा इसका परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश का रंग अलग अलग है। मार्शल आर्ट क्षेत्र में ये सफेद प्रकाश है, असाधारण क्षेत्र में ये सुनहरा प्रकाश है, स्वर्गीय क्षेत्र में ये लाल प्रकाश है और गुफा स्वर्ग क्षेत्र में ये लाल प्रकाश है। यह मार्शल आर्ट फेस्टिवल में युवा प्रतिभा जिगुआंग है। यह अनुमान है कि 100 स्वर्ण प्रकाश सीमा है। मुझे नहीं पता कि कोई भी इस ली जुएफेई को पार कर सकता है या नहीं। वहाँ बहुत से लोग देख रहे हैं और उससे भी अधिक लोग बात कर रहे हैं। अधिकांश लोग ली जुएफेई को ईर्ष्या और प्रशंसा की दृष्टि से देखते थे। ली जुएफेई का चेहरा अभी भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी खुशी थी, जो सामान्य था। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, मेरी तरफ तो देखो। कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे सहमत हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं, और स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसे भी हैं जो इससे सहमत नहीं हैं। आखिरकार मार्शल आर्ट फेस्टिवल के फाइनल में 200 से ज्यादा लोग हिस्सा ले रहे हैं। 20 साल से कम उम्र के लोगों में सफलता की गति तेज होती है, इसलिए ये सामान्य बात है कि आज आप मुझसे ज्यादा मजबूत हैं और कल मैं आपसे ज्यादा मजबूत हो जाऊंगा। एक युवा योद्धा जो पिछले वर्ष के मार्शल आर्ट महोत्सव में शीर्ष 10 में स्थान पाने में असफल रहा था, ने तांबे के खंभे पर अपनी हथेली घुमाई। तांबे का खंभा सुनहरी रोशनी से चमक उठा और पल भर में 89 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। ये दुख की बात है कि यह केवल 1 मीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी यह ऊपर नहीं जा सकता। वह कैसे संभव है? युवक को यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने दोबारा कोशिश करने पर हथियार निकाल लिया। हालांकि टेस्ट का नतीजा अभी भी 89 लाइट्स ही निकला। यद्यपि युवक बहुत दुखी था, परंतु कोई भी उस पर हंसने वाली आवाज नहीं थी। यहाँ तक कि ली जुएफेई की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। 89 बत्तियां, इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी ताकत ली जुएफेई के बहुत करीब है और वह फाइनल में एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बन जाएगा। वह कौन है? तुम्हारा नाम लिंग जियाओ है न? तुमने उस दिन नीलामी घर में बहुत तीखे शब्द बोले थे। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी ताकत क्या है। क्यों न एक बार कोशिश करके देखो। जो बोल रहा था वह तियानवान संप्रदाय का एक मुख्य शिष्य था। लिंग जियाओ को शुरू में इसे आजमाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके पास पहाड़ और नदी की मार्शल आत्मा थी, इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि उसका स्तर क्या था। लेकिन चूंकि स्वर्गीय राजा संप्रदाय के शिष्य शोर मचा रहे हैं, इसलिए यह अच्छा नहीं है कि वे अपनी क्षमताओं को उजागर न करें। मुझे तुम्हें अपनी ताकत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों न हम तुलना करें? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। कैसी तुलना? आदमी ने सावधानी से पूछा। ये बहुत सरल है। अगर मैं आज आपसे अधिक रोशनी जलाता हूँ, तो आप घुटनों के बल बैठकर 3 बार चिल्लाएंगे, तियानवान में युहुआ संप्रदाय जितना अच्छा नहीं है। लिंग जियाओ ने उत्तर दिया। तो तुम हारने वाले हो? आदमी ने पूछा। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। ठीक है, अगर आप हार गए तो आपको नंगा कर दिया जाएगा और पवित्र शहर की सड़कों पर दौड़ाया जाएगा, चिल्लाते हुए कि लिंग जियो मौत का हकदार है, युहुआ संप्रदाय बेशर्म है।
तियानवांग संप्रदाय के शिष्य ने एक क्षण सोचा और कहा, ये काफी क्रूर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम शुरू कर सकते हैं, आप पहले जाए। लिंग जियो ने आमंत्रण का इशारा करते हुए कहा, क्या मैंने कहा था कि मैं आपसे प्रतिस्पर्धा करूंगा? उस आदमी ने विश्वासघाती मुस्कान दिखाए, फिर सीटी बजाए और दाओ वुमिंग कहीं से बाहर आ गया। मैं आपके साथ प्रतिस्पर्धा करूंगा। दाओ वुमिंग हमेशा लिंग जियो से निपटना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कोई मौका नहीं मिल पाया। आज अचानक एक विचार आया। हालांकि वह लिंग जियो को नहीं मार सकता, लेकिन वह लिंग जियो और युहुआ संप्रदाय को अपमानित कर सकता है, ताकि वह अपना गुस्सा निकाल सके और बहुत असहज न हो। बेशर्म, ये तय हो गया है कि वह आदमी मेरे वरिष्ठ भाई के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। लेंग हाओ कोसने से खुद को रोक नहीं सका। जूनियर भाई लेंग, ये पहली बार नहीं है कि वे बेशर्म हैं, परेशान क्यों हैं? लिंग जियो ने लेंग हाओ को रोका, फिर दाओ वुमिंग को देखा और पूछा, दाओ वुमिंग, आप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने आए हैं, तो क्या आप बाद में घुटने टेकने वाले होंगे? हाँ, यह मैं हूँ। दाओ वुमिंग ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन इसकी उम्मीद मत करो, क्योंकि तुम मुझे हरा नहीं सकते। हाँ, सच में, अब आप शुरू कर सकते हैं। लिंग जियो ने मन ही मन सोचा कि मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे चेहरे पर थप्पड़ मारने पर जोर दिया, इस मामले में मैं विनम्र नहीं रहूंगा। दाओ वुमिंग ने व्यंग्य किया, और कुछ क्षण अभ्यास करने के बाद उसने दोनों मुट्ठियों से तांबे के खंभे पर मुक्का मारा। भनभनाना, सुनहरी रोशनी इतनी चमकदार थी कि तुरंत ही पूरे चौक पर फैल गई। 99 लैंप, रिकॉर्ड तोड़ना, फिर से रिकॉर्ड तोड़ना, ली जुएफिग से भी अधिक शक्तिशाली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तियानवांगमेन का तीसरा रैंक वाला मुख्य शिष्य इतना भयानक था। क्या ये हो सकता है कि पवित्र राजवंश का छठा राजकुमार इस बार तियानवांगमेन का एक और शिष्य जोड़ देगा? अधिक मजबूत, ली जुएफिग ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए सोचा, इस दाओ वुमिंग की ताकत मेरी जितनी अच्छी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊं, तो मैं 95 दीपक जला सकता हूं, लेकिन इस आदमी की ताकत भी काफी मजबूत है। क्या युहुआ संप्रदाय का लिंग जियो ऐसा कर सकता है? उसने लिंग जियो की ओर देखा, लेकिन पाया कि लिंग जियो पूरी तरह से शांत था और कांस्य स्तंभ की ओर चला गया। अंदाजा लगाओ कि युहुआ संप्रदाय का मुख्य शिष्य लिंग जियाओ कितने दीपक जला सकता है। मैंने सुना है कि उसने प्रारंभिक दौर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरा अनुमान है कि यह कम से कम 80 से अधिक होना चाहिए। ये बात तो ठीक है, लेकिन समस्या कि वह इतना जिद्दी है कि उसे तियानवांग संप्रदाय के दाओ वुमिंग के साथ शर्त लगानी पड़ती है। इस बार उसका हारना निश्चित है। भीड़ की चर्चा सुनकर लिंग जियो बस हल्का सा मुस्कुराया, और फिर अपनी शक्ति का उपयोग किए बिना या अपने हथियार निकाले बिना कांस्य स्तंभ के सामने चला गया। अपनी वर्तमान साधना और शक्ति के साथ केवल अपने शरीर की ताकत पर भरोसा करना दाओ वुमिंग को पार करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि यह बेवकूफ़ अभी भी यह नहीं जानता है। स्नैप, बस एक हल्का सा थपथपाना। मुझे नहीं पता कि सभी लोग मतिभ्रम में थे या नहीं, लेकिन तांबे का खंभा एक क्षण के लिए हिलता हुआ प्रतीत हुआ। तभी सुनहरी रोशनी उभरी। देखो, ये 93 लैंप हैं। यह एक टाई है। नहीं, नहीं, देखो, ये 93.5 लैंप है। मैं आधे लैंप, आधे मीटर से जीता हूँ। लिंग जियाओ ने ये जानबूझकर किया। यदि लाभ बहुत अधिक हो, तो प्रतिद्वंद्वी को अभी भी हारना सामान्य बात लगेगी और वह इतना क्रोधित नहीं होगा। लेकिन अब जब वह आधे लैंप से जीत गया है, तो प्रतिद्वंद्वी बहुत नाराज होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? दाओ वुमिंग पूरी तरह से अचंभित रह गया। उसने सोचा कि उसके लिए लिंग जियो को हराना बहुत आसान था, लेकिन वह प्रतिद्वंद्वी की हल्की हथेली से हार गया। हालांकि जीत बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन यह आधा लैंप का लाभ था जिसने उसे क्रोधित कर दिया। भयानक, मैंने सुना है कि इस युवक ने सड़क पर दाओ वुमिंग को परेशान किया था। मुझे लगा कि वह मौत को दावत दे रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना ताकतवर होगा। हाँ, दाओ वुमिंग और ली जुएफिग से भी अधिक मजबूत। युहुआ संप्रदाय सचमुच बढ़ने वाला है। देखने वाले लोग सचमुच आश्चर्यचकित थे। जो लोग 90 दीप जला सकते हैं, वे सभी युवा पीढ़ी के गौरवशाली बेटे और बेटियां हैं। युहुआ संप्रदाय में अब ऐसा युवा व्यक्ति है। मुझे डर है कि 12 संप्रदायों में इसका दर्जा बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। हंफ, मैंने तो बस अपनी ताकत छुपा ली। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उन लोगों जितना अच्छा नहीं हूँ? ली जुएफिग पहले तो काफी शांत था। जब उसने देखा कि दाओ वुमिंग और लिंग जियाओ उससे आगे निकल गए हैं, तो वह क्रोधित हो गया और उसने अपनी पूरी ताकत से तांबे के खंभे पर मुक्का मारा। उसने झूठ नहीं बोला।
95 लाइट्स के बाद भी वह सर्वश्रेष्ठ है। हुन्फ। अन्य लोगों की चर्चाओं को सुनकर ली जुएफेग को अंततः बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। हालांकि इस समय लिंग जियाओ को उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने दाओ वुमिंग को देखा और मुस्कुराया। तियानवान संप्रदाय के शिष्यों को अपनी बात रखनी चाहिए। अब घुटने टेको और चिल्लाओ कि मैंने अभी क्या कहा। अगर मैं घुटने नहीं टेकूंगा तो क्या होगा? दाओ वुमिंग ऐसे मामले में अपना वादा कैसे निभा सकता था? उसने इसलिए सहमति जताई क्योंकि उसे लगा कि वह जीत सकता है। अब जब वह हार गया है तो वह निश्चित रूप से अपने कर्ज से इनकार करेगा। घुटने टेकना। अचानक लिंगजियो के पीछे एक विशाल भूत की आंख दिखाई दी और उसकी रक्त लाल आंखें दाओ वुमिंग पर चमक उठी। दाओ वुमिंग के पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी और वह मूर्खतापूर्वक जमीन पर घुटने टेक दिया और फिर लिंगजियो के निर्देशों के अनुसार चिल्लाया। तियानवांग संप्रदाय बेशर्म है। तियानवांग संप्रदाय यूहुआ संप्रदाय जितना अच्छा नहीं है। दर्शक अचंभित थे। उन्हें लगा कि दोनों के बीच बड़ी लड़ाई होगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दाओ वुमिंग इतनी आसानी से आत्मसमर्पण कर देगा। लिंगजियो की आत्मा शक्ति अब बहुत चतुर है और अन्य लोग इसे आसानी से नहीं पहचान सकते। भले ही वह नहीं चाहता कि दूसरे लोग भूतिया आंख वाली मार्शल आत्मा को देखें, लेकिन दूसरे लोग इसे नहीं देख सकते। तो इन लोगों की नज़र में दाओ वुमिंग लिंगजियो से पूरी तरह से भयभीत था, जो थोड़ा समझ से बाहर था। केवल ली जुएफेग ने अपने दांत पीस लिए और उसका एक हाथ पहले से ही उसकी कमर पर लगे स्टील के चाकू पर था। अच्छा लड़का, मैंने वास्तव में तुम्हें कम आंका था। तुम वास्तव में आत्मा शक्ति का संचालन करना जानते हो, लेकिन मैंने अविनाशी तलवार की मंशा का प्रशिक्षण लिया है। तुम्हारी आत्मा शक्ति मेरे खिलाफ अप्रभावी है। ली जुएफेग ने एक गहरी सांस ली और मार्शल आर्ट महोत्सव क्षेत्र की ओर चल पड़ा। लिंग जियाओ और अन्य लोग वास्तव में अपेक्षाकृत जल्दी आ गए। उनके जाने के बाद कुछ युवा प्रतिभाएं एक के बाद एक तांबे के खंभे को आजमाने आईं। आपने अभी वह दृश्य देखा। जुआनहुओ संप्रदाय होने के योग्य है। लियू ताइन की युद्ध शक्ति 98 लैम्प तक पहुंच गई है, जो कि ली जुएफेग से बहुत अधिक मजबूत है। क्या ये बकवास नहीं है? लियू ताइन अंतिम पवित्र राजवंश के 6 राजकुमारों में से एक है। जुआनहुओ संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में हॉन सानमेई का प्रदर्शन लियू ताइन की तुलना में अधिक आकर्षक है और वह 99 दीपों की चमक तक पहुंच गया है। ये दोनों लोग वाकई बहुत बुरे हैं। पिछली बार उनके जुआनहुओ संप्रदाय ने पवित्र राजवंश के 6 राजकुमारों में से 2 सीटों पर कब्जा कर लिया था। मुझे डर है कि वे इस बार एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। इन चर्चाओं को सुनकर लियू ताइन और हॉन्ग सानमेई थोड़ा मुस्कुराए। हाल ही में वे बहुत अधिक दबाव में रहे हैं। उभरती हुई युवा प्रतिभाओं का सामना करते हुए उनके फायदे अब पिछले सत्र की तरह महान नहीं हैं। उनके जाने के बाद कई और लोकप्रिय युवा प्रतिभाओं ने परीक्षण में भाग लिया। एक दूसरे से बेहतर है। रक्तचाकू संप्रदाय के किन भिक्षु ने भी 99 दीपक जलाए। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। अंतिम पवित्र राजवंश के 6 राजकुमारों में से एक जियान वूजी भी 99 दीपों के स्तर तक पहुंच गया था। लिंग्याओ विला की दाई याओलिंग एक लड़की मात्र है, लेकिन वह बहुत मजबूत है। उसकी प्रशंसा करना सचमुच कठिन है। ये वास्तव में डरावना है। यह मार्शल आर्ट फेस्टिवल फाइनल वास्तव में प्रतिभाओं और सितारों से भरा है। ये लोग निश्चित रूप से भविष्य में हमारे तियानलोग महाद्वीप की आशा बनेंगे। सामान्यतः कहा जाए तो 90 से अधिक लाइटों के जलने पर तीव्रता में अंतर बहुत अधिक नहीं होता, जब तक कि 100 लाइटें न जल जाएं। यह एक और डरावनी सफलता है। मुझे आश्चर्य है कि पिछले सत्र में शीर्ष 3 लोग कैसा प्रदर्शन कर रहे होंगे। यह बाहर है। दिव्य तलवार संप्रदाय से लांग चेन ने 98 लाइटें हासिल की। बाई कियानजियाओ ने 99 लाइटें अर्जित की। हे भगवान, ग्रीन वाटर पैलेस से वह होंगी और भी डरावनी है। एक आकस्मिक हमले के साथ स्कोयर 100 स्वर्ण लालटेन है। असंभव। क्या होंगी अपनी बड़ी बहन बाई कियानजियाओ से अधिक शक्तिशाली हो सकती है? कुछ भी असंभव नहीं है। मोबुशांग ने भी अभी इसका परीक्षण किया है और यह भी 100 स्वर्ण लालटेन है। ये वर्तमान में 2 सबसे मजबूत लोग हैं। उन दोनों के पास 100 स्वर्ण लालटेन हैं। मुझे डर है कि इस बार हांगी अपनी बड़ी बहन की जगह ले लेगी। पवित्र पुत्र कहाँ है? क्या पवित्र पुत्र की अभी तक परीक्षा नहीं हुई है? मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सुना है। पवित्र पुत्र अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। मुझे आश्चर्य है कि क्या पवित्र पुत्र को इसका परीक्षण करने के लिए पहले से ही कार्रवाई करते देखने का मौका मिलेगा।
वह आ रहा है, पवित्र पुत्र यहाँ है। रास्ते में एक सफेद घोड़ा टहल रहा था और घोड़े की पीठ पर पवित्र पुत्र जी मिंगकोंग सीधे बैठे थे। पवित्र पुत्र के बगल में फैंग याओआओ था। दो महिलाएं, एक अभिमानी और उदासीन, दूसरी आकर्षक और गतिशील, दोनों ही दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं। चाहे कोई भी उन्हें देखे, वे कुछ और नजरें डालेंगे। अपने सामने लोगों को देखकर फैंग याओरुओ मुस्कुराया और कहा, महाराज, ऐसा लगता है कि हर कोई आपके परीक्षा परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा है। आप बस मजे क्यों नहीं करते? आप दुनिया के युवा दिग्गजों को भी बता सकते हैं कि आपकी ताकत है, उन्हें उकसाया नहीं जा सकता। शेंगजी ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। सच कहूं तो मो वुशान को छोड़कर इस बार वह किसी को भी गंभीरता से नहीं ले सकती थी। यहाँ तक कि मो वुशान भी इतना योग्य नहीं था कि वह उसे पूरी ताकत से हमला करने दे। खैर, फैंग याओआओ ने जो कुछ कहा वह सही था। उन लोगों को यहाँ निराश होने दें और आप फाइनल में अपनी ऊर्जा को यथासंभव बचाकर रखें। कहीं ऐसा न हो कि कोई बिल्ली या कुत्ता आकर उससे मौत तक लड़ने की कोशिश करे। ये सोचते हुए पवित्र पुत्र जी मिंगकोंग पलटा और घोड़े से उतर गया, फिर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और विशाल तांबे के खंभे की ओर हल्के से उड़ गया। एक क्षण के लिए सभी ने अपनी सांस रोक ली और घबराए हुए उस व्यक्ति को देखने लगे। वे वास्तव में जानना चाहते हैं, पवित्र राजवंश के 6 युवा स्वामी के नेता, उन्होंने पिछले पवित्र राजवंश मार्शल आर्ट महोत्सव में पहला स्थान प्राप्त किया। मानव राजा के वंशज किस स्तर तक पहुंच सकते हैं? यद्यपि ये ताम्र स्तंभ परीक्षण पूरी तरह सटीक नहीं हो सकता है, फिर भी इसे निश्चित रूप से एक बहुत ही उपयोगी संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्की मुस्कान के साथ जी मिंगकोंग ने ताली बजाई। ऐसा लग रहा था कि सफेद हथेली ने जेड नक्काशी की तरह बिल्कुल भी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था और बस उसे हल्के से और लापरवाही से थपथपाया था। भनभनाना, सुनहरी रोशनी आसमान तक पहुंचती है। सबने गला साफ किया। 100 स्वर्ण दीप। नहीं नहीं, सुनहरी रोशनी फीकी पड़ गई और वास्तव में एक लाल रोशनी प्रकट हुई। ये वास्तव में लाल बत्ती है। स्वर्णिम लालटेनें असाधारण क्षेत्र के योद्धाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा 100 स्वर्णिम लालटेनें असाधारण क्षेत्र के योद्धाओं की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक हैं। और लाल बत्ती का मतलब है कि जी मिंगकोंग की ताकत स्वर्गीय क्षेत्र के एक योद्धा के बराबर है। और सबसे भयानक बात कि ऐसा लगता है कि जी मिंगकोंग ने ज्यादा बल का प्रयोग नहीं किया, बल्कि बस अपनी हथेली पर बहुत ही सहजता से थप्पड़ मारा। लेकिन फिर भी एक लाल बत्ती के परिणाम पूरे तियानलोंग महाद्वीप के युवा योद्धाओं को डराने के लिए पर्याप्त थे, क्योंकि इसका मतलब कि यह अफवाह कि उसने एक बार अकेले स्वर्गीय क्षेत्र में एक योद्धा को मार डाला था वास्तव में सच है। और इसका मतलब है कि उसकी युद्ध शक्ति अब उस योद्धा से कमतर नहीं है जिसने अभी अभी स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश किया है। ये कितना भयानक है! ये तो दूसरे स्तर पर है। ये खबर तुरंत ही पूरे पवित्र शहर में फैल गई, क्योंकि अधिकांश योद्धा पहले ही अंतिम स्थल पर एकत्र हो चुके थे और यह खबर बहुत आसानी से फैल गई। मूल रूप से अभी भी कुछ लोग थे जो जी मिंगकोंग से आश्वस्त नहीं थे और प्रतिद्वंद्वी के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करने से पहले जी मिंगकोंग के परीक्षण पूरा करने की प्रतीक्षा करने की योजना बना रहे थे। लेकिन अब उन्होंने पूरी तरह से हार मान ली है, क्योंकि ऐसी डरावनी लड़की को चुनौती देना स्वयं को अपमानित करने के समान है। सचमुच एक लाल दीपक, वह पवित्र पुत्र होने के योग्य है। वह पवित्र सम्राट और स्वर्गीय राजा संप्रदाय दोनों द्वारा पसंद की जाने वाली प्रतिभा होने के योग्य है। ऐसे व्यक्ति को हराना दिलचस्प होगा। समाचार सुनते ही लिंग जियो, जो पहले से ही युहुआ संप्रदाय की सीट पर बैठा था, तुरंत एक मजबूत लड़ाई की भावना के साथ बाहर निकल आया। पवित्र पुत्र जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उसकी लड़ाकू भावना उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। लैन यू ए ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, लाल बत्ती, क्या इसका मतलब कि जी मिंगकोंग को स्वर्गीय क्षेत्र में एक योद्धा के रूप में पदोन्नत किया गया है? जूनियर भाई लिंग, आप अब पवित्र शहर क्यों नहीं छोड़ देते? बहन, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी परवाह है, लेकिन लाल बत्ती कोई मायने नहीं रखती। लिंग जियो आकाशीय क्षेत्र में अपनी सफलता का रहस्य अंतिम लड़ाई तक रखना चाहता था, लेकिन वह भी इसे बताना नहीं चाहता था। वह युहुआ संप्रदाय के सभी लोगों को आश्चर्यचकित करना चाहता था। मैं पवित्र पुत्र को भी एक आश्चर्य देना चाहता हूँ। आप इतने आश्वस्त हैं, क्या आपने इसका परीक्षण भी किया है? लैन युआ ने उत्सुकता से पूछा। लेंग हाओ ने जवाब दिया, तियान वांगमिन के उस दाओ वुमिंग ने वरिष्ठ भाई लिंग के साथ शर्त लगाई थी, लेकिन वरिष्ठ भाई लिंग आधे दीपक के लाभ से जीत गए। वरिष्ठ भाई लिंग के पास 93 आधे सोने के लालटेन हैं। बच्चे, तुमने ये जानबूझकर नहीं किया, है ना?
जब जिंगुआन तियानजुन ने ये सुना तो उसने लिंग जियाओ की भयानक नियंत्रण क्षमता के बारे में सोचा। उसने माना कि 93 आधे सुनहरे दीपक लिंग जियाओ द्वारा जानबूझकर बनाए गए थे। ये सही है। तलवार के बिना मेरी युद्ध शक्ति स्वर्ण लालटेन तक पहुंच सकती है, जो जी मिंग कोंग से भी बदतर है। हालांकि युद्ध शक्ति पूरी तरह से ताकत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। प्रदर्शन के दौरान परिणाम को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। लिंग जियो ने अभी भी सच नहीं बताया। बच्चे, तुम सचमुच मेरी प्रशंसा करना नहीं जानते। लिंग जियो की बातें सुनकर जिंगुआन तियानजुन और अन्य सभी ने आश्चर्य व्यक्त किया। हालांकि लिंग जियो अभी भी पवित्र पुत्र जितना अच्छा नहीं है, लेकिन 100 गोल्डन लैंटर्न का स्तर अब मो वुशांग और होंगली से कमतर नहीं है। कम से कम इस बार पवित्र राजवंश के छठे राजकुमार के लिए प्रतिस्पर्धा करने की आशा अवश्य है। आपको पता होना चाहिए कि युएहुआ संप्रदाय 12 संप्रदायों में सबसे निम्न रैंक वाला संप्रदाय है और इसकी तुलना शीर्ष रैंक वाले संप्रदाय तियानवान संप्रदाय से नहीं की जा सकती। अगर आप इस बार पवित्र राजवंश के छठे युवा मास्टर में जगह पा सके तो यह अपने आप में एक चमत्कार होगा। एकाधिकार और नियम तोड़ने से ज्यादा ताज़ा और रोमांचक क्या हो सकता है। कोई भी अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होना चाहता। हर किसी के दिल में ताकतवर और सत्ता को चुनौती देने की महत्वाकांक्षा छिपी होती है। सीनियर सिस्टर लैन वास्तव में बहुत अच्छी हैं। 95 गोल्डन लालटेन किस्कों के साथ शीर्ष 10 में प्रवेश करने की अभी भी उम्मीद है। दिव्य तलवार संप्रदाय का वह लॉन्ग चेन भी काफी डरावना है। सबकी चर्चा सुनकर लिंग जियाओ थोड़ा उत्साहित महसूस किया। तियानफेंग शहर में एक छोटे से भिखारी से शुरू करके वह कदम दर कदम ऊपर चढ़ता गया और अब वह अंततः पूरे तियानलोंग महाद्वीप में युवा लोगों के शिखर पर खड़ा है। ये कहना कि वह उत्साहित नहीं है अवास्तविक है। उनका मानना था कि पवित्र पुत्र स्वर्गीय क्षेत्र में योद्धा बनने के लिए आगे बढ़ चुका था। तो इस बार मार्शल आर्ट महोत्सव के फाइनल में अंतिम लड़ाई पवित्र सोन जी मिंग कोंग के खिलाफ होनी चाहिए। आइए देखें कि युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत कौन है। लिंग जियो ने गहरी सांस ली और विशाल प्रतियोगिता मंच की ओर देखा। रेफरी की सीट पर 4 गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा और एक यिन यांग क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति बैठे थे। ये पांचों रेफरी बाहरी व्यक्ति हैं जिनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, इसलिए धोखाधड़ी में उनकी मदद की संभावना बहुत कम है। विशेषकर यिन यांग क्षेत्र के नेता, जो पवित्र राजवंश के सर्वोच्च सम्राट और पिछले पवित्र सम्राट थे। जब वह पद पर थे तो यह व्यक्ति न्यायप्रिय और सख्त था और दुनिया उनसे प्रेम करती थी। वह रेफरी थे और किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। फाइनल मैच शुरू होने से पहले हमेशा की तरह मुख्य रेफरी खेल के नियम पढ़कर सुनाएगा। वास्तव में नियम बहुत सरल हैं। युद्ध में केवल हथियार और जादुई हथियार ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं और अन्य बाहरी ताकतों को उधार लेने की अनुमति नहीं है, जैसे कि गड़गड़ाहट और आग बम, छिपे हुए हथियार, जादुई हथियार, सीलबंद किताबें, पालतू जानवर और इसी तरह। अन्यथा इसे हानि माना जाएगा। यदि गंभीर परिणाम सामने आते हैं तो उन्हें फाइनल से निष्कासित कर दिया जाएगा और हिरासत और पूछताछ के लिए पवित्र शहर को सौंप दिया जाएगा। इसका उद्देश्य मार्शल आर्ट महोत्सव के फाइनल को यथासंभव निष्पक्ष बनाने का प्रयास करना भी है, ताकि युवा सम्राट और नायक अपनी ताकत से जीतने का प्रयास कर सकें। अंततः 200 से अधिक प्रतियोगियों को 10 समूहों में विभाजित किया गया। प्रत्येक समूह में 20 लोग थे और केवल 10 लोग ही आगे बढ़ सके। इस चरण में आगे बढ़ने वाले 100 लोगों को पवित्र राजवंश द्वारा प्रदान की जाने वाली उत्कृष्ट व्यक्ति की उपाधि प्राप्त होगी। यह उपाधि केवल एक झूठा नाम नहीं है। इस उपाधि के साथ स्थिति पवित्र राजवंश के बैरन के बराबर है और आप हर महीने पवित्र राजवंश की प्रशिक्षण सामग्री भी प्राप्त कर सकते हैं, जो बहुत सस्ती है। दूसरे दौर में मूल 10 समूहों को मिला दिया गया, जिससे 5 समूह बचे। प्रत्येक समूह में अभी भी 20 लोग थे और आगे बढ़ने के लिए 10 लोगों का चयन किया गया। उन्मूलन के दूसरे दौर के बाद शीर्ष 50 का चयन किया जाएगा और उन्हें पृथ्वी आत्मा की उपाधि दी जाएगी, जो पवित्र राजवंश के विस्काउंट के बराबर है, जिसमें भविष्य में अधिक समृद्ध पुरस्कार और अधिक लाभ शामिल हैं। तीसरे चरण में 50 पृथ्वी आत्माओं को 2 समूहों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक समूह आगे बढ़ने के लिए 10 लोगों का चयन करेगा। ये शीर्ष 20 हैं जिन्हें तियान जियाओ की उपाधि मिल सकती है, जो पवित्र राजवंश के अर्ल के बराबर है। चौथे दौर में 20 तियान जियाओ को पवित्र राजवंश के 6 राजकुमारों और मार्शल आर्ट महोत्सव में प्रथम स्थान का सम्मान निर्धारित करने के लिए अंकों के आधार पर रैंक किया जाएगा। ये प्रक्रिया आसान लगती है, लेकिन क्योंकि अधिकांश लोगों की ताकत समान होती है,
इसलिए पहले 3 उन्मूलन दौर वास्तव में क्रूर होते हैं। हर कोई हारना नहीं चाहता, इसलिए उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। इस प्रकार केवल युवा लोगों की ताकत ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता पर भी विचार किया जाता है। कभी कभी जिस लड़ाई को छोड़ देना चाहिए उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये तय करना आसान नहीं है कि कौन सी लड़ाइयाँ छोड़ी जा सकती हैं और कौन सी नहीं। ठीक है, नियम पर दिए गए हैं। कृपया अपना ग्रुप नंबर लेने के लिए मंच पर जाएं। नियमों को पढ़ने के बाद मुख्य रेफरी ने एक घोषणा के साथ त्यान्यवान बल का संचार किया, जिससे भाग लेने वाले सभी शिष्य खड़े हो गए। सभी लोग नंबर प्लेट निकालने के लिए कतार में खड़े हो गए। 10 समूह। मुझे नहीं पता कि ये क्या दर्शाते हैं। लिंग जियाओ ने अपनी नंबर प्लेट को देखा और युहुआ संप्रदाय के कई भाग लेने वाले शिष्यों से कहा, मैं ग्रुप 2 में हूँ। ल्यान यू ए ने भी एक नंबर प्लेट बनाई। मैं ग्रुप 4 में हूँ। मैं ग्रुप 6 में हूँ। दाई यूलिंग और लेंग हाओ की नंबर प्लेटें लिंग जियाओ से अलग थीं। इसे सौभाग्य ही कहा जा सकता है कि चारों लोगों को एक ही समूह में नहीं रखा गया। लॉन्ग चेन ने समूह 7 का चयन किया, जो युहुआ संप्रदाय के लोगों से भी अलग था। पांचों लोग अपने अपने समूह के प्रभारी रेफरी के अधीन काम करते थे और वे अलग अलग प्रतियोगिता मंचों पर प्रतिस्पर्धा करते थे। दिलचस्प बात कि लिंग जियाओ की मुलाकात ग्रुप 10 में एक परिचित व्यक्ति यान लिहो से हुई, जिन्होंने प्रारंभिक दौर में उनके साथ भाग लिया था। उन दोनों के बीच कोई नफरत नहीं थी, लेकिन यान लिहो लिंग जियाओ से कुछ हद तक असंतुष्ट था। शुरुआती प्रारंभिक दौर में यान लिहो ने लिंग जियाओ को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वह पिछले प्रारंभिक दौर में 51वें स्थान पर था और लगभग शीर्ष 50 में जगह बनाने वाला था। चूंकि हम एक ही समूह में हैं, तो मुझे देखना है कि आप, जो प्रारंभिक स्तर पर प्रथम प्रतिभा हैं, किस स्तर तक पहुंच सकते हैं। यान लिहुओ मुस्कुराया और इंतजार करने चला गया। समूह चरण जल्द ही शुरू हो गया और लिंग जियाओ अन्य समूहों को देखने नहीं गया, क्योंकि शुरुआत में लड़ाई बहुत दिलचस्प नहीं होनी चाहिए। यदि आप वास्तव में उत्साह देखना चाहते हैं, तो आपको अभी भी शीर्ष 20 क्वालिफाइंग मैचों तक इंतजार करना होगा, जो वास्तविक उत्साह है। 10वें समूह में लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है। मंच पर जाने वाले पहले 2 योद्धा हैं जो आधे चरण त्यानजुन स्तर पर 90% ताकत के साथ हैं। दोनों बराबर ताकतवर हैं, इसलिए मुकाबला बहुत मुश्किल है। कड़ी टक्कर के बाद ये मुकाबला 100 से ज्यादा चालों तक चला और आखिरकार खत्म हो गया। उनमें से एक ने एक चाल की बढ़त से जीत हासिल की। पिछली कुछ लड़ाइयों में तो यही स्थिति दिख रही थी, लेकिन जब यान लिहो मंच पर आए तो स्थिति बिल्कुल अलग थी। एक चाल, बस एक चाल। यान लिहो ने अपने लालज्वाला भाले का भी उपयोग नहीं किया। ऐसा नहीं है कि प्रतिद्वंद्वी बहुत कमजोर है, बल्कि यह कि वह बहुत मजबूत है। लिंग जियाओ ने यह भी पाया कि यान लिहो अब लाल लौ भाले के उपयोग में पूरी तरह से निपुण हो गया है। इतना ही नहीं, उसकी साधना में भी बहुत सुधार हुआ है। जब वह सच्चे दानव निषिद्ध भूमि में था, उसकी तुलना में इस व्यक्ति की ताकत कम से कम 2 गुनी है। यहाँ तक कि ग्रुप 10 के रेफरी ने भी यान लिहो से बहुत संतुष्ट होकर बार बार सिर हिलाया। इस लड़के को पिछले मार्शल आर्ट फेस्टिवल के फाइनल में 51वां स्थान मिला था। इस बार ऐसा लगता है कि उसके पास आगे जाने का मौका है। बुरा नहीं, बुरा भी नहीं। यान लिहो ने गर्व से लिंग जियो को देखा, लेकिन उसने पाया कि लिंग जियो ने अपनी तरफ की स्थिति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि कहीं और देखा। 10वें समूह में लिंग जियो की उपस्थिति की स्थिति अपेक्षाकृत देर से थी, इसलिए उसने इस अवसर का उपयोग कई लोगों के खेल पर ध्यान देने के लिए किया जिनके बारे में वह अधिक चिंतित था। युहुआ संप्रदाय में लेंग हाओ ने सबसे पहले कार्रवाई की। लेंग हाओ अब 80% शक्ति के साथ आधा कदम वाला त्यानजुन है, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी 90% शक्ति के साथ आधा कदम वाला त्यानजुन है। साधना के मामले में लेंग हाओ अपने प्रतिद्वंद्वी जितना अच्छा नहीं है। हालांकि युद्ध की स्थिति खेती से पूरी तरह अलग है। लेंग हाओ ने भी प्रतिद्वंद्वी को अखाड़े से बाहर करने के लिए केवल एक ही चाल का इस्तेमाल किया। प्रतिद्वंद्वी को शायद ये भी पता न चले कि उसने ये चाल कैसे चली। ये देखकर लिंग जियो को आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन लेंग हाओ के समूह के रेफरी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। केवल एक लिंग जियो है जो युहुआ संप्रदाय के लिए लड़ने को तैयार है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लेंग हाओ बुरा नहीं है। वह वास्तव में पहला योद्धा बन गया जिसने उच्च स्तर को चुनौती दी और प्रतियोगिता की शुरुआत से आसानी से जीत हासिल की। संतुष्टि से सिर हिलाते हुए लिंग जियो ने फिर से दूसरी तरफ देखा। दाई यूलिंग ने भी अपनी प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा दिया। लैन युआ ने भी आसानी से जीत हासिल की।
ये देखकर वह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन दाई युलिंग और लेंग हाओ इतने अच्छे नहीं थे। इस फाइनल में प्रतियोगी कमजोर नहीं थे। ये बहुत अच्छी बात है कि हम अच्छी शुरुआत कर पाए। देखो, ये लिंग्याओ विला की दाई याओलिंग है जो कार्रवाई कर रही है। वह संभवतः वर्तमान प्रतिभागियों में सबसे मजबूत है। ये सही है। दाई याओलिंग पिछले मार्शल आर्ट फेस्टिवल में शीर्ष 10वें स्थान पर थी। यह अफसोस की बात है कि वो पवित्र राजवंश के 6 राजकुमारों में आगे नहीं बढ़ पाई। उनकी प्रतिद्वंद्वी भी कमजोर नहीं है। पिछले मार्शल आर्ट फेस्टिवल में उनकी रैंक 31वीं थी। उन्हें कुछ समय तक टिके रहने में सक्षम होना चाहिए। जैसे ही उस आदमी ने बोलना समाप्त किया, मार्शल आर्ट मंच पर लड़ाई समाप्त हो गई। दाई याओलिंग ने बस एक सांस ली और उसकी प्रतिद्वंद्वी जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। हे भगवान, क्या यही है शीर्ष 10 की ताकत? ये बहुत मजबूत है। वे अपने विरोधियों को सिर्फ एक सांस में हरा सकते हैं। ये देखकर वहां उपस्थित कई युवा शिष्य अचंभित रह गए। योद्धा जो पिछले सत्र में 31वें स्थान पर था, उसका वर्तमान साधना स्तर संभवतः अर्धचरणीय स्वर्गीय गुरु का 90% है, लेकिन दाई याओलिंग का सामना करते हुए वह बहुत कमजोर है। इससे भी महत्वपूर्ण बात कि दाई याओलिंग ने स्पष्ट रूप से अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। ऐसा लगता है कि पिछले सत्र में शीर्ष 10 में शामिल खिलाड़ी बहुत ही खराब थे। अन्य योद्धाओं के लिए उनसे भिड़ना वास्तव में एक त्रासदी है। सभी ने अपना सिर हिलाया। उनकी राय में न केवल पवित्र राजवंश के 6 राजकुमार, बल्कि पिछले मार्शल आर्ट उत्सव में शीर्ष 10 शिष्य भी बाद में आने वाले योद्धाओं की तुलना में बहुत मजबूत हैं। ये भी कहा जा सकता है कि वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं हैं। दाई याओलिंग, दाई युलिंग। लिंग जियाओ ने चुपचाप लड़की का नाम पढ़ा। उसे हमेशा लगता था कि दाई युलिंग का अतीत असहनीय था। इन दोनों लड़कियों के नाम बहुत करीब हैं और वे 60% समान दिखती हैं। अगर वह कहता कि वह उसे नहीं जानता, तो वह निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करेगा। जहां तक दाई याओलिंग की ताकत का सवाल है, तो उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसका प्रतिद्वंद्वी केवल सन सोन जिमिंगकोंग था और वह दूसरों की परवाह नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि वह घमंडी था, बल्कि स्वर्गीय मानव क्षेत्र के साथ एक स्वर्गीय शिरा योद्धा के खिलाफ लड़ना उसके लिए बदमाशी थी। यदि वह फिर भी हार गया, तो वह खुद को मारने के लिए टोफू का एक टुकड़ा ढूंढ सकता है। लिंग जियो, वांग सिरु, मंच पर आओ। वह थोड़ी देर तक देखना चाहता था, लेकिन उसने अपना नाम सुना, इसलिए लिंग जियो मंच पर आया और अपने प्रतिद्वंद्वी को देखने लगा। वांग सिरु, एक परिपक्व स्वर्गीय शिरा योद्धा, बहुत शक्तिशाली था और पिछले मार्शल आर्ट महोत्सव में 42वें स्थान पर था। उनका हथियार एक अर्धचंद्राकार लंबी तलवार थी। वांग सिरु एक परिपक्व त्यानमय योद्धा है। हालांकि इस समय लिंग जियाओ की बाह्य साधना केवल विकास चरण में एक त्यानमय योद्धा की थी, इसलिए वांग सिरु ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। युएहुआ संप्रदाय, क्या यह अंतिम संप्रदाय है? तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें ये बिंदु मिल गया। कुछ बुदबुदाने के बाद वांग सिरु ने अचानक अपने पैर हिलाए, यानी की लंबी तलवार को खोला और बंद किया, और एक ही झटके में लिंगजियो के सिर पर वार कर दिया। ये चाल बहुत तेज और शक्तिशाली है। यद्यपि यह चाल न तो आकर्षक है और न ही अजीब, लेकिन इससे बचना आसान नहीं है, क्योंकि यह बहुत तेज है। तलवार की रोशनी चांदी की चमक की तरह चमक रही थी, जो भयावह थी। लिंग जियाओ बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। तलवार के इरादे से मारने की भयानक इच्छा जारी हुई, जैसे एक तेज तलवार प्रतिद्वंद्वी के दिल को छेद रही हो। नहीं, जब वांग सिरु की तलवार अभी भी हवा में थी, अचानक तलवार पर खून की एक बूंद छलक आए और वह भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा। कितनी भयानक इच्छा है। 10 रेफरी इस दृश्य को आश्चर्य से देखने लगे। प्रतियोगिता की शुरुआत के बाद से मो बुशान को छोड़कर केवल लिंग जियो ही इस तरह के फांगशी से अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा सकता है। यह अफसोस की बात है, चून की यू का जन्म हो चुका है, तो लियान का जन्म कैसे हो सकता है? मो बुशान के साथ लिंग जियो को इस सड़क पर ज्यादा दूर तक नहीं जाना है। रेफरी ने आह भरी। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में दो स्वामी, यू लियांग और यू, ताकत में समान थे, लेकिन यू हर चीज में लियांग से कमतर था और अंततः झूगे लियांग ने उसे मार डाला। रेफरी ने जो कहा वह इसी संकेत पर आधारित था। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या ये संकेत सच है, इसका निर्णय करना कठिन है क्योंकि यह बहुत पुरानी बात है। लेकिन जब रेफरी ने ये कहा, तो उसे स्पष्ट रूप से लगा कि आत्मा रहस्य कला में लिंग जियो की प्रतिभा की तुलना मो बुशान से नहीं की जा सकती। लिंग जियाओ ने उसकी बात सुनी
लेकिन वह हल्की से मुस्कुराई, पलटी और प्रतियोगिता मंच से चली गई। उनके प्रतिद्वंद्वी वांग सिरू को पहले ही प्रतियोगिता मंच से बाहर कर दिया गया था। दरअसल वांग सिरू की चोट गंभीर नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि वह लिंग जियो से डर गया था। शायद वह थोड़े आराम के बाद ठीक हो जाएगा। वह मूर्ख वांग सिरू क्या कर रहा है? क्या वह युहुआ संप्रदाय का फायदा उठा रहा है? रेफरी गुफा स्वर क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति है, इसलिए वह देख सकता है कि लिंगजियो ने अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग किया है, लेकिन अधिकांश योद्धाओं की साधना उस स्तर तक नहीं है, इसलिए वे नहीं जानते कि लिंगजियो ने क्या किया। मैंने सोचा कि वांग सिरू ने जाने दिया होगा, यहाँ तक कि यान लिहुओ ने भी ऐसा ही सोचा। लेकिन यदि रेफरी बात नहीं करता तो ये बेकार है, भले ही वे असंतुष्ट हों। लिंग जियाओ जीत गया। इसके बाद फैंग मोटिंग और पो कियानजुन मंच पर आते हैं। जैसे ही 10 समूहों के रेफरी की आवाजें बंद हुई, 10 समूह अचानक एक के बाद एक बोलने लगे। कई दर्शकों ने यहाँ भी देखा। लिंग जियो ने हजारों सैनिकों को तोड़ने के बाद उसे जाना था, और वह वास्तव में बहुत मजबूत था। हालांकि दर्शकों का ध्यान उन पर नहीं, बल्कि फैंग मोटिंग पर था। फैंग मोटिंग आखिरकार यहाँ हैं। पिछले मार्शल आर्ट फेस्टिवल में वे 19वें स्थान पर थे। 10वें समूह में वे सबसे मजबूत हैं। ये सही है। शीर्ष 20 खिलाड़ियों को एक दूसरे से बहुत जल्दी मिलने से रोकने के लिए समूहीकरण के दौरान 10 समूहों में से प्रत्येक में 2 शीर्ष 20 खिलाड़ी होंगे। हमारा 10वां समूह 19वां फैंग मो होगा। सुनो, दूसरी शैली में झाई जून है। ये दोनों लोग संभवतः अंत में हमारे ग्रुप में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 2 लोग होंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। उस पो कियानजुन को तियानलोंग अकादमी का योद्धा कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि उसकी ताकत क्या है। क्या वह फैंग मोटिंग के खिलाफ 10 चालें चल सकता है? यह मुश्किल है। पो कियानजुन अभी नया खिलाड़ी है। 10 चालों की तो बात ही छोड़िए। अगर आप फैंग मोटिंग के हाथों में 4 या 5 चालें भी बचा पाए तो आप आभारी होंगे। लोगों के बीच चर्चा सुनकर लिंग जियाओ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या नए लोगों को नीची नज़र से देखा जा सकता है? हालांकि पो कियानजुन प्रारंभिक दौर में शीर्ष 6 में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उनकी ताकत निश्चित रूप से फैंग मोटिंग से अधिक थी। लिंग जियाओ पूरी तरह आश्वस्त है। जहां तक फूमा टीम का प्रश्न है, वह विशिष्ट निंजा शैली में कपड़े पहने हुए था। उसका स्वरूप काफी भयावह था, तथा उसकी भौहों के बीच एक काली आभा थी, जो उन लोगों द्वारा छोड़ी गई थी जो अक्सर निर्दोष लोगों की हत्या करते थे। यदि आप इसे यथाशीघ्र हल नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि देर सवेर यह समस्या गंभीर हो जाएगी। लिंग जियो को ऐसे लोग बहुत पसंद नहीं थे, लेकिन उसका निर्णय उसकी अपनी भावनाओं से प्रभावित नहीं था। तुम्हें पता होना चाहिए कि पो कियानजुन तब भी उसे मारना चाहता था जब वह असली राक्षस निषिद्ध क्षेत्र में था। पो कियानजुन के बारे में भी उसकी अच्छी धारणा नहीं थी, लेकिन ताकत के मामले में ये सचमुच 1000 सैनिकों को तोड़ने से बेहतर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस आदमी ने वास्तव में तलवार का इस्तेमाल किया, वही तलवार जो लिंग जियाओ ने इस्तेमाल की थी। वहां खड़े होकर देखने पर विनाश और बर्बादी का माहौल था। यदि आपने सही अनुमान लगाया है, तो इस आदमी को विनाशकारी तलवार का इरादा समझ लेना चाहिए था। लिंग जियो ने उन दोनों को दिलचस्पी से देखा। लड़ाई के मंच पर दोनों एक दूसरे से 10 मीटर से अधिक की दूरी पर खड़े थे और उनके चेहरों पर दृढ़ आत्मविश्वास झलक रहा था। पो कियानजुन, यह मानते हुए कि आप तियानलोंग अकादमी के शिष्य हैं, शर्मिंदगी से बचने के लिए हार स्वीकार करने की पहल करें। फैंग मोटिंग ने पो कियानजुन को देखा और शांति से कहा। उनके स्वर में प्रबल आत्मविश्वास और गर्व था। हा 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 हा। पो कियानजुन अचानक जोर से हंसने लगी। तुम क्यों हंस रहे हो? फैंग मोटिंग ने भौहें सिकुड़ी। मैं तुम पर हंस रहा हूँ, बेवकूफ, तुम मेरे हाथों में 3 चालें भी नहीं ले सकते। जैसे ही ये शब्द निकले, ऐसा लगा जैसे भीड़ में खौलता पानी उड़ेल दिया गया हो। न केवल 10वें समूह के खिलाड़ियों ने, बल्कि आसपास के दर्शकों ने भी पो कियानजुन के शब्दों पर उपहास किया। यह आदमी बहुत घमंडी है। जो व्यक्ति प्रारंभिक दौर में शीर्ष 6 में भी नहीं आ पाया, वह शायद यान लिहुओ जितना मजबूत नहीं है। फैंग मोटिंग के सामने इस तरह बोलने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? फैंग मोटिंग कौन है? पिछले सत्र में वह 20वें स्थान पर थे, जबकि यान लिहुओ केवल 51वें स्थान पर थे। यहाँ तक कि तियानवांग संप्रदाय में भी फैंग मोटिंग को 10 प्रमुख शिष्यों में 6ठा स्थान प्राप्त है। साधना के मामले में वह मो वुशांग, दाओ वुमिंग और अन्य लोगों से कम नहीं है। वह जो मार्शल आर्ट करता है, वह भी तियानवांग संप्रदाय की Z ग्रेड मार्शल आर्ट है। वह निश्चित रूप से इस स्तर पर मार्शल कलाकारों में सबसे ऊपर है।
बस बात की उनकी प्रतिष्ठा उतनी जोरदार नहीं है। इस पोक्यानजुन में ऐसा कौन सा गुण है जो उसे नीची नज़र से देखने का साहस करता है? दिलचस्प। फैंग मोटिंग पोक्यानजुन के शब्दों पर इतना क्रोधित हुआ कि वह हंस पड़ा। मुझे लगा कि हम अपने ही लोगों में से एक हैं और आपसे लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन आप वास्तव में नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। आपने कहा था कि आप मुझे 3 चालों में हरा सकते हैं। मैं इतना घमंडी नहीं हूँ। मैं आपको 5 चालों के भीतर अखाड़े से बाहर कर दूंगा। बकवास बंद करो, जल्दी करो और यह काम करो। पोक्यानजुन पूरे समय अपनी सांस रोके हुए था। प्रारंभिक दौर में वह अंतिम 6 में से एक नहीं बन पाया। इसका कारण यह नहीं था कि वह उन 6 लोगों जितना मजबूत नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसे अंत में प्रकट हुई प्रेतात्मा ने चुनौती दे दी थी। ये बात जोर से कहना थोड़ा शर्मनाक था, इसलिए वह फिर से इसका जिक्र नहीं करना चाहता था। अब वह बस जल्द से जल्द फाइनल में अपनी ताकत दिखाना चाहता था, ताकि उन लोगों को पता चले कि वह पोक्यानजुन काय नहीं है। दुर्भाग्य से फैंग मोटिंग उनके लिए खुद को साबित करने का एक कदम बन गया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, फैंग मोटिंग ने व्यंग्य किया, और भंडारण की अंगूठी चमक उठी और निंजा कबीले द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक संकीर्ण लंबी तलवार उसके हाथ में दिखाई दी। अपनी कलाई के एक हल्के झटके से लंबी तलवार ने वास्तव में दर्जनों पक्षी के आकार की बिजली की ब्लेडें निकाली और पोक्यानजुन पर झपट्टा मारा। प्रत्येक ब्लेड में एक भयानक बिजली की इच्छाशक्ति मिश्रित थी। हालांकि यह बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन ये स्वर्गीय मानव क्षेत्र के नीचे के योद्धाओं के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था।